अध्याय 151 पुराने दोस्त नए परिचित। आज आप सभी के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का समय है। सबसे पहले मैं आज के 7 मुख्य पात्रों का परिचय देना चाहूंगा। ये सभी नए सम्मानित छात्र हैं। डीन जियो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उन्होंने अपने बाद अन्य शिक्षकों को बोलने भी नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक सीधे आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए। हो सकता है कि कुछ नए छात्र शुरू में शांत रहने का रवैया अपनाए हुए थे और इसलिए इस बार बीस्ट बैटल प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उस भाषण को सुनने के बाद शायद उनमें से अधिकांश ने अपना यह विचार छोड़ दिया। उन्होंने हाई स्कूल की जादू की परीक्षाओं के दौरान अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया था, तो अब उन्हें क्यों सतर्क रहना पड़ रहा था? स्कूल आपको ये दुर्लभ संसाधन बिना किसी कारण के नहीं देगा, खासकर तब जब आपने कुछ भी नहीं किया हो। इस संस्थान में आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी, कड़ी प्रतिस्पर्धा। दर्शकों के जयकारे के बीच लॉकी ईवास के 7 भाई ऊंचे मंच पर दाखिल हुए। हो सकता है कि बहुत से लोग इससे असंतुष्ट हो। आखिर क्यों ये सम्मानित छात्र स्कूल में प्रवेश करते ही पूरे स्कूल का केंद्र बिंदु बन जाते हैं? चिंता मत करो, अगर तुम उन्हें हरा देते हो तो आज के असली नायक तुम ही होगे, डीन शियाओ ने जोर से घोषणा की। पूरा स्टेडियम जोश से भर उठा, खासकर नए छात्र। वे सभी बेसब्री से मंच पर चढ़कर युद्ध छेड़ना चाहते थे। अरे, ये तुम कैसे हो? पृथ्वी तत्व के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित बैठने की जगह पर एक प्यारी और सौम्य दिखने वाली लड़की मंच पर मौजूद सम्मानित विद्यार्थियों की ओर देखकर आश्चर्य से भर उठी। शियाओमियन, क्या तुम किसी को जानती हो? ली जुनवेई, जो बेशर्मी से उसके बगल में बैठ गया था, ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह, मुझे लगता है कि आप यह नहीं कह सकते कि मैं उसे जानती हूँ। किन शियाओमियान ने अपना सिर हिलाया। उसे सच में याद नहीं था। जब वो लड़का उसके गुरु की दुकान पर जागृति के लिए आया था, तो शायद वो वहां मौजूद लड़की प्रशिक्षु की शक्ल को भूल गया था। हालांकि किन शियाओमियान को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मैजिक कोर्ट के एक जज द्वारा अनुशंसित युवक वास्तव में उसी की तरह पर्ल इंस्टीट्यूट का छात्र था। गुरुजी, किन शियाओमियान ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने गुरु गुओ लियू को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। क्या बात है मेरे शिष्य? जागृति गुरु गुओ लियू ने तुरंत जवाब दिया। मुझे वो युवा मध्यवर्ती जादूगर मिल गया है जो 1 साल पहले हमारे पास जागृति के लिए आया था, बिल्कुल वही जिसकी सिफारिश जादू की अदालत ने की थी। किन शियाओमियान ने बहुत तेजी से अपना जवाब टाइप किया। कहाँ? क्या तुम स्कूल में नहीं हो? जी हाँ, वो वास्तव में पर्ल इंस्टीट्यूट के नए छात्रों में से एक है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वो समनिंग एलिमेंट का अध्ययन कर रहा है। हे भगवान, इस बच्चे ने तो सिर्फ 1 साल पहले ही समनिंग एलिमेंट को जागृत किया था और उसने उसी एलिमेंट का इस्तेमाल करके पर्ल इंस्टीट्यूट में प्रवेश किया। गुओ लियू ने उत्साह से जवाब दिया। हाँ, यह व्यक्ति वाकई मजबूत है। फिर जाओ और उससे जान पहचान बनाओ और रिश्ता शुरू करो। मैजिक कोर्ट्स के अधिकांश लोगों में भविष्य की अपार संभावनाएं होती हैं। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? किन शियाओमिन का छोटा सा चेहरा लाल हो गया, उसके होंठ कांपने लगे। ये सब स्वाभाविक रूप से ली जुनवेई की आंखों से दिखाई दे रहा था। ली जुनवेई की निगाहें तुरंत उन 7 सम्मानित छात्रों में से एकमात्र ऐसे व्यक्ति पर टिक गईं जिसे वह जानता था, और उसका चेहरा तुरंत जम गया। किन शियाओमियान मेरी पसंदीदा डिश है। जो कोई भी मुझसे, ली जुनवेई से, इस बारे में झगड़ा करने की हिम्मत करेगा, उसकी दर्दनाक मौत होगी। ये वही है, हम पृथ्वी तत्व के उसी क्षेत्र में। एक लड़का जिसका शरीर स्पष्ट रूप से थोड़ा मोटा था, तुरंत उदास हो गया। यह व्यक्ति लुओ सोंग था। वो मो फैन का चेहरा कभी नहीं भूलेगा। हालांकि आज की स्थिति को देखते हुए लुओ सोंग मो फैन के मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। जो व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश के समय एक मध्यवर्ती जादूगर था, उससे निपटना निश्चित रूप से कठिन था। लुओ सोंग समझ गया था कि उसे मो फैन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा लुओ सोंग ने पशु युद्ध प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना नहीं बनाई थी। अगर वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करे तो वो अकेले ही बुलाए गए सभी जानवरों का सफाया कर सकता है। अखाड़े के दूसरी तरफ लाइटनिंग एरिया में खड़े बालों वाला एक आदमी अपनी आंखें चौड़ी करके देखने लगा। मंच पर मौजूद 7 लोगों के बीच में खड़े व्यक्ति को देखकर उसके चेहरे पर जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। जू झाओटिंग, क्या हुआ? उसके बगल में बैठी एक लड़की ने खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी। जू झाओटिंग। लड़की ने जू झाओटिंग का हाथ धक्का दिया। जू झाओटिंग को होश तो आ गया, लेकिन पहले की हैरानी ने उसके चेहरे पर उदासी का एक अंश छोड़ दिया था। क्या हुआ? लड़की ने चिंता से पूछा। न, कुछ नहीं, बस संयोग से मेरी एक पुरानी सहपाठी दिख गई, जू झाओटिंग ने धीरे से जवाब दिया। पुराना सहपाठी?
क्या तुम कह रहे हो कि 7 नए सम्मानित छात्रों में से एक तुम्हारा पुराना सहपाठी है? अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा दिखने की जरूरत नहीं है जैसे तुमने अपनी आत्मा खो दी हो, लड़की ने चतुराई से उसे जवाब दिया। तुम उसके बारे में नहीं जानते, इसीलिए तुमने मेरी तरह प्रतिक्रिया नहीं दी, जू झाओटिंग ने दर्द भरे चेहरे से जवाब दिया। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताती? हालांकि समनिंग एलिमेंट खास है और प्राथमिक स्तर पर सबसे शक्तिशाली एलिमेंट माना जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में हमसे जरूर ज्यादा शक्तिशाली होगा। हमारा लाइटनिंग एलिमेंट कभी भी किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं डरा है, लड़की ने गर्व से कहा। जू झाओटिंग ने सिर हिलाया। तो फिर जब मैं उसे जानता था तब उसके पास समनिंग एलिमेंट नहीं था। उसके पास समनिंग एलिमेंट नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा। घमंडी लड़की को अचानक कुछ एहसास हुआ। उसके चेहरे पर वही भाव आ गया जो पहले शू झाओटिंग के चेहरे पर था, अविश्वास से भरा हुआ। तुम कह रहे हो उसका मुख्य एलिमेंट समनिंग एलिमेंट नहीं है, वो एक इंटरमीडिएट जादूगर है? जू झाओटिंग ने सिर हिलाया और उसकी निगाहें एक बार फिर मो फैन पर टिक गईं। सच कहें तो अतीत में जू झाओटिंग ने मो फैन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वो खुद को अपनी पीढ़ी का श्रेष्ठ मानता था, लेकिन अब जू झाओटिंग की सोच बदल चुकी थी। चाहे वो प्रैक्टिकल के दौरान मो फैन का प्रदर्शन हो, मो परिवार के सामने द्वितत्व का प्रदर्शन हो, या विपत्ति के दौरान उसका शांत स्वभाव, ये सभी बातें जू झाओटिंग के बस की बात नहीं थी। और अब मो फैन ने पर्ल इंस्टीट्यूट में सम्मानित छात्र के रूप में प्रवेश कर लिया था। जू झाओटिंग सचमुच चाहता था कि वो व्यक्ति मो फैन न हो। उसने कई बार इस बात पर अविश्वास करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि यह वास्तव में मो फैन ही है, तो जू झाओटिंग के पास इस अविश्वसनीय बात को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तो पहले उसके पास कौन सा तत्व था? मैंने सुना है कि मध्यवर्ती जादू के लिए निहारिका में तारों की एक बहुत ही जटिल श्रृंखला की आवश्यकता होती है। भले ही कोई मध्यवर्ती स्तर को पार कर ले, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मध्यवर्ती जादू का उपयोग कर पाएगा। उसे मध्यवर्ती मंत्रों का उपयोग नहीं कर पाना चाहिए, है ना? लड़की ने हड़बड़ी में पूछा। जू झाओटिंग ने बिना जवाब दिए अपना सिर हिलाया। जू झाओटिंग मो फैन के बारे में ज्यादा बातें जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि मो फैन ने अपने दूसरे तत्वों को छिपाकर सिर्फ अपने समनिंग एलिमेंट को ही प्रदर्शित करने का फैसला किया था, इसलिए उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। अगर वह इसे जाहिर कर देता तो वो उस व्यक्ति का अपमान कर रहा होता जिसने कभी वो शहर के लोगों की रक्षा की थी। लड़की ने देखा कि जू झाओटिंग अतीत की बातों के बारे में बात नहीं करना चाहता था, और उसने दिलासा देते हुए फुसफुसाया, क्योंकि आपने उसे 1 साल से अधिक समय से नहीं देखा है, तो उसकी समनिंग एलिमेंट शक्ति हाल ही की होगी। उसकी ताकत उतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, ज्यादा मजबूत नहीं होना चाहिए। जू झाओटिंग ने सहमति जताई, लेकिन उनकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। सबसे पहले कौन आना चाहता है? डीन जियो ने हल्की मुस्कान के साथ 7 सम्मानित छात्रों की ओर देखा। मैं। इनमें से हर एक अपनी प्रतिष्ठा के लिए हमारे बुलाए गए जानवर को हराना चाहता है। मैं इनमें से हर एक को जमीन पर रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। हाय दाफू ने ये कहते हुए अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डालना चाहा। तो फिर हम आपको वो जगह दे देंगे। हाय दाफू अखाड़े के मध्य की ओर बढ़ा। पिंजरे के प्रवेश द्वार पर लोगों की एक लंबी कतार लगी हुई थी, जो काफी दूर तक फैली हुई थी। वे सभी बहुत अधीर लग रहे थे। हाय दाफू की नजर सबसे आगे खड़े कुछ छात्रों पर पड़ी, जो इस बात पर झगड़ रहे थे कि पहले कौन जाएगा। तुम निकम्मे लोग एक साथ ऊपर क्यों नहीं आ जाते ताकि हमारा समय बर्बाद न हो? शिक्षक चुनौती देने वालों की संख्या गिन लेंगे और उन्हें हमारे साल के अंत के अंकों में जोड़ देंगे। जब तुम सब सिर्फ संख्याएं हो तो पहले और आखिरी का क्या महत्व है? फू दहाई ने अपना अहंकार छिपाने की कोशिश नहीं की, वहीं दूसरी ओर वह दूसरे तत्वों के छात्रों को पूरी तरह से नीचा दिखा रहा था। क्या कहा तुमने, बदमाश? देखो मैं तुम्हारे बुलाए हुए जानवर को एक ही वार में कैसे नष्ट कर देता हूँ। नीले रंग से रंगे बालों वाले युवक ने स्पष्ट रूप से नाराजगी जताते हुए चिल्लाकर जवाब दिया। यदि तुम्हारा बुलाया हुआ जानवर मुझ पवन गुरु के वस्त्रों के कोने को भी छू सके, तो मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई मान लूंगा। मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे छोटे भाइयों को स्वीकार नहीं करता। हाय दाफू ने असहमति जताते हुए जवाब दिया। हाय दाफू के भाषण ने कतार में पहले स्थान के लिए लड़ रहे दोनों लोगों को तुरंत क्रोधित कर दिया। कुछ ही देर बाद सबसे आगे खड़े चारों लोग अनियंत्रित गुस्से में एक साथ पिंजरे में कूद पड़े। सिर्फ 4? ये तो मेरे बुलाए हुए जानवर के दांतों के बीच रखने के लिए भी काफी नहीं है। हाय दाफू ने उनका मजाक उड़ाया। धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाते हुए हाय दाफू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हाय दाइफू के आसपास हल्की सी चांदनी की चमक दिखाई दी। पहले तो यह आकाश के तारों की तरह जगमगा रही थी,
मानो वे उसकी इच्छा के अनुसार गतिमान हो। हाय दाइफो के नियंत्रण में आकर वे तेजी से एक आयामी तारा पथ में परिवर्तित हो गए। स्टार पाथ ने अंतरिक्ष को विभाजित किया और एक अलग दुनिया के लिए सुरंग खोल दी। विभाजित अंतरिक्ष के भीतर से एक गहरा, अराजक और ठंडा आभा पानी की तरह फूट पड़ा, जो हाय दाफो के चारों ओर बहने लगा। उसके पैरों के नीचे की धूल हवा में उड़ने लगी। धुंधले इलाके से, दरार के भीतर से अचानक एक लोहे का शरीर प्रकट हुआ। उसके कंधे, पीठ और चारों अंगों के कोने बेहद नुकीले थे। उसका पूरा शरीर हथियारों के एक समूह जैसा लग रहा था जो किसी भी चीज को काट सकता था। ची एक ध्वनि उत्पन्न होते ही धूल छट गई। अंततः सभी को बुलाए गए राक्षस को स्पष्ट रूप से देखने का अवसर मिला। इसका त्रिकोणीय सिर नुकीले कांटों से ढका हुआ था। इसके मोटे और ठोस अग्रपाद, जो दो भारी कुल्हाड़ियों जैसे दिखते थे, इसके ठोस केराटिन कवच को ढके हुए थे। विशाल बिच्छू का मुख्य शरीर लंबे, दिखाई देने वाले कांटों से ढका हुआ था। इसके पिछले पैर इसके कुल्हाड़ी जैसे अग्रपादों जितने आकर्षक नहीं थे, लेकिन उंगलियों की जगह हड्डियों के दरांती जैसे नुकीले औजार थे। ये पीछे से हमला करने वाले लोगों को दो टुकड़ों में काट देते। सफेद कवच वाला युद्ध बिच्छू। बुलाए गए उस जानवर को देखते ही नीले बालों वाले लड़के का चेहरा तुरंत बदल गया। पर्ल इंस्टीट्यूट के छात्रों के पास युद्ध कौशल के अलावा असाधारण और विशाल ज्ञान था। वे पल भर में पहचान लेते थे कि उनकी ओर कौन सा सम्मोहित जानवर रेंग रहा है। हालांकि किताबों से उन्हें जो ज्ञान मिला था वो केवल किताबों से ही था। किताबें और तस्वीरें उस अनुभव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकती थी जब वो प्राणी उनके सामने खड़ा होता था। ऐसा लगता है कि वाकई कुछ ऐसे हमलावर आए थे जिन्हें कोई सूचना नहीं मिली थी। मेरा सफेद कवचधारी सिपाही ज्यादातर समय अवज्ञाकारी रहता है। जब तुम्हारे हाथ पैर कट जाए तो मुझसे इलाज का खर्च मत मांगना। हाय दाफू मुस्कुराया। ची सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपने सामने खड़े चारों प्रतिद्वंद्वियों को देखा और हमला कर दिया। इसके कुल्हाड़ी जैसे नुकीले पैर पहले ही उठ चुके थे और ऐसा होते ही उन्हें तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। इससे ही वे अंदाजा लगा सकते थे कि सफेद कवचधारी बिच्छू की ताकत भयानक थी। जल्दी करो और तितर बितर हो जाओ, नीले बालों वाला छात्र चिल्लाया और तुरंत एक तरफ हट गया। पवन तत्व के जादूगर ने तुरंत पवन पथों का उपयोग करते हुए खुद को सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू से तेजी से दूर कर लिया। बाकी दोनों भी भाग रहे थे। दुर्भाग्यवश वे थोड़े धीमे थे और सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू का निशाना ठीक वही थे। उस समय मुख्य मुद्दा ये था कि भागने में सबसे धीमा कौन होगा। अंत में सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू ने एक नाजुक लड़के पर निशाना साधा जिसने अपनी टोपी उल्टी पहनी हुई थी। उसके पैर हवा में गड़गड़ाते हुए युद्ध कुल्हाड़ियों में बदल गए और वो बेरहमी से उस नाजुक लड़के की ओर बढ़ा। सभी छात्र और शिक्षक गहरी सांस लेने पर मजबूर हो गए। ये हाय दाफू सचमुच नरमी नहीं बरत रहा था। अगर बिच्छू लड़के के सिर पर वार करता तो वो निश्चित रूप से बच नहीं पाता। अखाड़े के पास प्रकाश तत्व के शिक्षक गुहान के माथे पर धीरे धीरे शिकन आ गई। उनके पैर के नीचे सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी क्योंकि श्वेत कवचधारी युद्ध बिच्छू अपनी युद्ध कुल्हाड़ियों से प्रहार कर रहा था। आज गुहान गार्ड शिक्षक थे। पशु युद्ध प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए उन्हें छात्रों की जान तब बचानी पड़ी जब वे जानलेवा स्थिति में थे। हालांकि जैसे ही वो मध्यवर्ती प्रकाश जादू को पूरा करने वाला था, उसने दुबली पतली छात्रा के शरीर के चारों ओर नीले रंग की तारों जैसी रोशनी चमकती देखी। गुहान ने तुरंत अपना मंत्र रद्द कर दिया। कांग, जब कुल्हाड़ी के अगले पैर जोर से नीचे गिरे तो लोग चिल्ला उठे और अचानक लड़के के सामने एक भूरे रंग की चट्टान की ढाल बन गई। कुल्हाड़ी का विशालकाय पैर चट्टान की ढाल में गहराई से धंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसमें फंस गया हो। ढाल के नीचे वह नाजुक लड़का था जो कुछ देर पहले इतना डरा हुआ लग रहा था कि मानो पेशाब ही कर दे, लेकिन अब उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी और वह अब डर से कांपते हुए किसी व्यक्ति जैसा नहीं दिख रहा था। चकाचौंध कर दो, अंधा कर दो, लड़का आशा भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके हाथ में प्रकाश का एक गोला था जिसे उसने किसी को पता चले बिना ही संघनित कर लिया था। तुम्हारा बुलाया हुआ जानवर इतनी दूरी पर जरूर जल जाएगा। मुझसे, जी वेनफेंग से सामना करना तुम्हारा दुर्भाग्य ही होगा। दुबले पतले लड़के ने अपना हाथ उठाया और उसके हाथों में मौजूद सुनहरी गेंद सफेद कवचधारी बिच्छू के सामने फट पड़ी। भयंकर और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी तलवारों की तरह सफेद कवचधारी बिच्छू की आंखों को झुलसा गई। सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू की आंखें पहले से ही बंद थीं, लेकिन तेज रोशनी के कारण उन्हें जबरदस्ती खोलना पड़ा। बहुत बढ़िया, नीले बालों वाला वो बच्चा और बाकी दोनों उत्साहित होने लगे।
अगर डैज़ल ब्लाइंड का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह एक अद्भुत जादू साबित हो सकता है। ये पल भर में दुश्मन की दृष्टि को रोक सकता है। भले ही कोई जादुई जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, दृष्टि खोते ही वो बेकार हो जाएगा। उसके बाद उससे निपटना तो बस समय की बात होगी। वो शातिर बदमाश, मो फैन ने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। सचमुच पर्ल इंस्टीट्यूट के छात्र कहलाने के योग्य। वे अपने उन सहपाठियों से बिल्कुल अलग स्तर पर थे जो एक जादुई राक्षस का सामना करने पर अपनी मंत्रोच्चारण क्रिया भी पूरी नहीं कर पाते थे। इसके अलावा लाइट एलिमेंटल लड़के द्वारा मंत्र का प्रयोग अत्यंत चतुराई से किया गया था। पहले उसने बिच्छू को पास बुलाया और फिर एकदम करीब से डेजल ब्लाइंड का प्रयोग किया। मूल प्राथमिक मंत्र, जिसे पहले बेकार समझा जाता था, पल भर में उसकी टीम की जीत का निर्णायक बिंदु बन गया। इस समय मो फैन थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। अगर पर्ल इंस्टीट्यूट के किसी भी छात्र में इतना नियंत्रण और प्रतिक्रिया क्षमता होती तो उनसे लड़ना वाकई बेहद रोमांचक होता। हाय दाफू को धोखा दिया गया, ये थोड़ा परेशानी भरा होने वाला है, सम्मन के छात्र झेंग बिंगशियाओ ने टिप्पणी की। बेहद उदास चेहरे वाले छात्र ने हंसते हुए कहा, क्या ये और भी बेहतर नहीं है? एक को हटा देने से हम बचे हुए 5 लोग 20 रिफाइनमेंट ब्लड के लिए आपस में लड़ेंगे। बड़े भाई, हमारे पास अभी भी 6 लोग हैं। क्या आपको किसी जादुई शिक्षक ने गणित सिखाया है? जेन बिंगशियाओ ने आश्चर्य से कहा। क्या उसे शामिल करने की कोई जरूरत भी है? वह तो अपने बुलाए हुए जानवर को बुलाने की हिम्मत भी नहीं करता। लॉन्गफेस ने मो फैन की ओर देखा, जो मानव समाज से बहिष्कृत था। कुछ दिन पहले उनके शिक्षक जियांग यूनमिंग ने सभी को अपने अपने जानवरों को मूल्यांकन के लिए बुलाने को कहा था। मो फैन का स्पिरिट वुल्फ अभी भी सो रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं बुलाया गया। इसके अलावा मो फैन अन्य 6 छात्रों के साथ एक ही छात्रावास में नहीं रहता था और इसलिए वो समूह में घुलमिल न पाने वाला व्यक्ति बन गया। ऐसा मत कहो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सातों एक ही तत्व के हैं। इसके अलावा जियांग यूनमिंग ने यह भी कहा है कि अगर हम 100 लोगों के खिलाफ जीत हासिल नहीं करते हैं तो वह पशु शोधन रक्त अन्य तत्वों के लोगों को दे देगा। इसका मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। झेंग बिंगशियाओ ने उसे याद दिलाया। जीतों की संख्या वो तो केवल समरना छात्रों के लिए एक बयान मात्र थी। फिलहाल वे स्कूल के सभी एलिमेंटल विद्यार्थियों से अकेले ही लड़ रहे थे। श्री जियांग यूनमिंग की उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा थी। उनसे यह अपेक्षा नहीं थी कि वे स्कूल के सभी एलिमेंटल विद्यार्थियों को हरा दें, बल्कि उन्हें कम से कम 100 प्रतियोगियों को पराजित करना था। इसका मतलब ये होगा कि उनमें से प्रत्येक को अन्य तत्वों के लगभग 15 छात्रों के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। सबसे पहले बाहर होने वाले हाय दाफू हारने वाली टीम में लग रहे थे। झेंग बिंगशियाओ के अनुसार 100 जीत हासिल करना अपेक्षाकृत कठिन काम होगा। चिंता मत करो, अगर तुम लोग निर्धारित संख्या तक नहीं पहुंच पाए तो मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। उदास चेहरे वाले छात्र ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा और उसकी बोली में डोंगबी लहजा साफ झलक रहा था। वांग लिटिंग, तुम तो झूठ बोलने में माहिर हो। हाय दाफू आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ अखाड़े के बीच में खड़ा था। हालांकि वो आश्चर्यचकित था, पर घबराया नहीं। इसके बजाय उसने नाक रगड़ रहे उस नाजुक आदमी को देखा और उपहास भरे लहजे में कहा, लगता है तुम्हारी सारी ऊर्जा इसी छोटी सी चाल में खर्च हो गई। क्या तुम्हें नहीं पता था कि कीड़े जैसे जीव की दृष्टि वैसे भी कमजोर होती है? जैसे ही हाय दाफू ने बोलना समाप्त किया, सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू ने गुस्से भरी आवाज निकाली। उसने अपने अगले पैरों को चट्टानी ढाल से जोर से बाहर निकाला। उसे अपने लक्ष्य को खोजने के लिए अपनी अंधी आंखों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू ने छोटे छात्र की ओर जोरदार हमला किया। विद्यार्थी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दृष्टि खो जाने के बावजूद भी यह सफेद कवचधारी बिच्छू उसकी स्थिति का सटीक अनुमान लगा पाएगा। वो सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू के प्रहार से छात्र हवा में उछल गया और उसकी छाती से फव्वारे की तरह खून बहने लगा। वो लगभग 10 मीटर दूर जा गिरा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से बेसुध हो गया था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। कुछ ही देर में प्रकाश तत्व के शिक्षक गुहान अखाड़े में दाखिल हुए और बेहोश छात्र को तुरंत इलाज के लिए ले गए। उनका छात्र तुरंत बेहोश हो गया था। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। सुश्री रुआनिया, कृपया इसका ध्यान रखें। गुहान ने अपने छात्र को नीचे उतारा और सफेद वर्दी पहने बगल में खड़ी महिला से उदासीनता से बात की। तुम्हें जाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए थी। ये घाव मामूली नहीं है। रुआनिया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। मैं अपनी जादुई ऊर्जा को तब तक बर्बाद नहीं करना चाहता जब तक कि यह जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति न हो। जब हाय दाफू ने घायल छात्र को अखाड़े से घसीटकर ले जाते हुए देखा
तो वह पहले से भी अधिक शानदार ढंग से हंसा। मेरे बिजली के हमले का स्वाद चखो, नीले बालों वाले छात्र ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिल्लाकर कहा। उसने अपना हाथ उठाते समय ज्यादा दूर खड़े नहीं हुए। बिजली, जो सांप की तरह कुंडलित हो रही थी, उनके सिर के ऊपर मंडराने लगी। उसके आदेश पर बिजली के सभी निशान उन्मादपूर्वक सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू की ओर बढ़े। चकाचौंध भरी बैंगनी रोशनी चमक रही थी। अरे मूर्ख, तुम्हारी बिजली कुछ भी नहीं है, हाय दाफू ने उसे कोसते हुए कहा। सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू के कवच पर बिजली के निशान गहरे थे। बिजली की किरणें लगातार त्वचा से होकर गुजरती थीं और सीधे अस्थि मज्जा तक पहुंच जाती थीं। इससे अधिकांश जीवों को भारी क्षति पहुंचती थी और वे लकवाग्रस्त हो जाते थे। हालांकि इस बार बिजली की मार सफेद कवच वाले युद्ध बिच्छू के सफेद कवच पर पड़ी। उसके कवच पर झुलसने के निशान दिखाई दिए, लेकिन इसका असर सफेद कवच वाले युद्ध बिच्छू की मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाया। सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू ने अपनी गति धीमी नहीं की। बिजली के झटके अभी भी उसके शरीर को लग रहे थे, फिर भी उसने अपने पिछले पैरों से एक कदम बढ़ाया और नीले बालों वाले जादूगर से टकरा गया। दफा हो जाओ, हाय डुफू चिल्लाया। बिच्छू के त्रिकोणीय हथौड़े जैसे सिर ने नीले बालों वाले व्यक्ति को टक्कर मारी और वो सीधे हवा में उड़ गया। किसी को पता ही नहीं चला कि कब श्री गुहान नीले बालों वाले छात्र के सामने प्रकट हुए और उन्होंने चुपचाप लाइटनिंग के छात्र को उपचार प्रशिक्षक के पास खींच लिया। अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो, हाय दाफू ने ठंडे लहजे में बाकी दोनों लड़कों को पीछे छोड़ते हुए अपनी निगाहें घुमाई। दोनों योद्धा दांत भींचकर डर से कांपने लगे। दुर्भाग्यवश कवचधारी बैटल स्कॉर्पियन के सामने उनके मंत्रों का कोई असर नहीं हुआ। पवन तत्व का विद्यार्थी शायद अपने फुर्तीले शरीर की गति का फायदा उठाकर अपेक्षाकृत धीमी गति वाले श्वेत कवचधारी बिच्छू से बच सकता था। हालांकि हाय दाफू को अपने बुलाए गए जीव को हमला करने का आदेश देने में कोई जल्दी नहीं थी। उसने चुपचाप तब तक इंतजार किया जब तक कि दूसरे पक्ष की जादुई ऊर्जा समाप्त नहीं हो गई। अंततः पवन ऊर्जा के छात्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। 4 लोगों को आसानी से हराने के बाद हाय दाफू के दबदबे वाले प्रदर्शन ने तुरंत ही कतार में खड़े चुनौती देने वालों को हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि पल इंस्टीट्यूट में लड़ने का साहस रखने वालों की कमी नहीं थी और इसलिए 5 और छात्र तुरंत मंच पर चढ़ गए। 5 छात्रों ने पिछले मैच से सबक सीख लिया था। इस बार उनकी समूह संरचना पिछली बार से कहीं बेहतर थी। जल तत्व रक्षा के लिए जिम्मेदार था, वायु लगातार उसका ध्यान भटका रही थी और अग्नि लगातार उसे झुलसा रही थी। ये लड़ाई कुछ समय तक चली, हालांकि अंत में वे भयंकर सफेद कवच वाले युद्ध बिच्छू का सामना करने में असमर्थ रहे। जब तीसरी चुनौती देने वाली टीम आए तो हाय दाफू के श्वेत कवचधारी युद्ध बिच्छू की युद्ध क्षमता स्पष्ट रूप से कमजोर हो चुकी थी। शुरुआत में जो प्रभुत्व था वो अब उसमें नहीं था। हाय दाफू ने दांत पीसते हुए 6 लोगों के समूह को बुरी तरह से हरा दिया। जब ये चौथे दौर में पहुंचा तो सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू अंततः हमले की लहरों का सामना करने में असमर्थ रहा और अग्नि तत्व वाली एक लड़की द्वारा पराजित होकर आयामी अंतरिक्ष में वापस भेज दिया गया। हाय दाफू इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अपने पिछले स्कूल में वो बिना किसी परेशानी के 40 या 50 लोगों को हरा देता था। किसने सोचा होगा कि पल इंस्टीट्यूट में वो सिर्फ 15 लोगों को ही हरा पाएगा। इस स्कोर के साथ शायद वो 20 रिफाइनमेंट ब्लड प्राप्त करने में सक्षम न हो पाए। अब तुम्हारी बारी, उदास चेहरे वाली वांग लिटिंग ने अपेक्षाकृत छोटे और दुबले पतले आदमी की ओर देखा। दुबले पतले कद के उस आदमी ने झट से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सचमुच बहुत बुरा हूं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं एक राउंड भी टिक पाऊंगा या नहीं। चिंता मत करो, अगर तुम उनमें से एक को भी नहीं हरा पाए तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, मुझे बस संख्या जाननी है। क्या हम मोफैन को पहले जाने दें? दुबले पतले लड़के ने मोफैन से कहा। मेरा बुलाया हुआ जानवर बुरी तरह घायल है, मैं आप लोगों पर निर्भर रहूंगा कि आप उसकी जगह ले लें। मोफैन ने स्थिति को सीधे तौर पर बताते हुए इसे छिपाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि तुम सिर्फ एक निकम्मे इंसान हो, वांग लिटिंग ने ताना मारा। मोफैन गुस्से में नहीं था, लेकिन उसने चुपचाप इस शत्रुता को महसूस किया और सोचने लगा कि भविष्य में वह इस थप्पड़ का जवाब कैसे देगा। अगर तुम इतने अच्छे हो तो जाओ, बकवास बंद करो। क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो कि मैं बिजली से तुम्हें सीधे नष्ट कर सकता हूं? आप तो मुझे बहुत लाड़ प्यार दे रहे हैं। जब दुबला पतला छात्र मंच पर आया तो उसने एक आत्मा भेड़िए को बुलाया। मोफैन ने कक्षा के दौरान इस स्पिरिट वुल्फ को पहले ही देख लिया था। ये स्पष्ट था कि यह एक अपरिपक्व स्पिरिट वुल्फ था। इसकी युद्ध क्षमता मोफैन के स्पिरिट वुल्फ के मुकाबले कहीं कम थी, शायद आकार में आधी ही थी।
छात्र के मंच पर आते ही यह स्पष्ट हो गया कि वह झिझक रहा था। आसपास के लोग उसे उपहास भरी नजरों से देख रहे थे, जिससे वो शर्मिंदा महसूस करने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, वो सबकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। पहले दौर में शैडो एलिमेंट के एक छात्र ने उस पर इतने सारे दांव पेच आजमाए कि वो हौंफने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और वो फुसफुसाते हुए बाकी लोगों के पास लौटा। मैं साधना में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। भविष्य में इस तरह की प्रतियोगिता में मैं निश्चित रूप से आप लोगों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। बुरा नहीं, तुमने दो बेवकूफों का काम तमाम कर दिया। उदास चेहरे वाले वांग लिटिंग ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। चिंता मत करो, हम इसकी भरपाई जरूर करेंगे। अगला नंबर मेरा होगा, झेंग बिंगशियाओ ने घोषणा की। झेंग बिंगशियाओ द्वारा बुलाया गया जानवर एक रॉक डेमन सोल्जर था। इसकी युद्ध क्षमता व्हाइट आर्मर्ड बैटल स्कॉर्पियन से थोड़ी अधिक थी। सफेद कवचधारी युद्ध बिच्छू आग के प्रति अपेक्षाकृत कमजोर था। उसके कवच के माध्यम से उसके शरीर में संचारित ऊष्मा उसे जिंदा ही भून सकती थी। रॉक डेमन सोल्जर अग्नि तत्व से पूरी तरह प्रतिरक्षित था, और इसके अलावा बिजली तत्व के मंत्र भी इसके खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी थे। रॉक डेमन सोल्जर की सबसे बड़ी समस्या उसकी गति थी। वो वास्तव में बहुत धीमा था। उसके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मौके से बचने के लिए उन्हें किसी भी गति मंत्र का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि रॉक डेमन सोल्जर के पास पृथ्वी को नियंत्रित करने की क्षमता थी। इस क्षमता की बदौलत वह जहां चाहे वहां पहुंच सकता था। वो लगातार 4 टीमों का सफाया करने में सक्षम था। शाबाश झेंग बिंगशियाओ, हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव से यही उम्मीद थी। हा हा हा, कुछ समनर्स ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा। बिजली और अग्नि तत्व वाले लोगों के चेहरे के भाव देखो। प्राथमिक स्तर पर उनके पास सबसे शक्तिशाली आक्रमण तत्व है, इसलिए वे बेहद घमंडी हैं। अंत में झेंग बिंगशियाओ के बुलाए गए जानवर के सामने वे सब बच्चे बन गए हैं। यह वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले ही 23 लोगों को बाहर कर चुके हैं। बाकी बचे हुए लोग तो बस निकम्मे हैं। झेंग बिंगशियाओ पिंजरे के अंदर खड़ा था। आमतौर पर शांत स्वभाव वाला ये छात्र अब एक ऐसा आक्रामक व्यक्तित्व प्रदर्शित कर रहा था जिससे लोग उससे दूर भागना चाहते थे। साथ ही इसी वजह से कई लड़कियां उसकी ओर आकर्षित हो रही थीं। हालांकि अन्य समूहों के युवक अब मुश्किल स्थिति में थे। उनकी बुरी तरह पिटाई हो रही थी और वे लगभग मर ही चुके थे। कुछ ही देर में 5वां दल मैदान में आ गया, और उन्हें पता नहीं था कि 5वीं टीम उन्हें हरा पाएगी या नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि प्राथमिक स्तर पर भी समनिंग एलिमेंट होता है। अब मुझे पता चला कि समनिंग एलिमेंट वास्तव में इतना असामान्य है। ये तो हमें समूह में भी हरा सकते हैं, तो बाकी एलिमेंट्स इसका मुकाबला कैसे करेंगे? थोड़ी ही देर में चटाइयों पर बैठे छात्र आपस में चर्चा करने लगे। समनिंग एलिमेंट अन्य सभी एलिमेंट्स का सामना करने में सक्षम था। यहां तक कि बिजली के छात्र भी उनकी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गए। वे केवल प्राथमिक स्तर पर ही शक्तिशाली है, कौन जाने मध्यवर्ती स्तर पर वे कितने शक्तिशाली होंगे। क्या आपने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसने एक छोटे से आत्मा भेड़िए को बुलाया था? पहली बार बुलाए गए अधिकांश प्राणी बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। वे अपनी साधना के लिए बुलाए गए प्राणियों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। कीमती सहायक उपकरणों की मदद के बिना उनके लिए एक शक्तिशाली बुलाए गए प्राणी को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, इस बात की जानकारी रखने वाले कुछ लोगों ने कहा। हालांकि स्कूल में समनस से पंगा न लेना ही बेहतर है। ऐसा लगता है कि यह रॉक डेमन सोल्जर अब और सहन नहीं कर सकता। इस पर लगातार इतने सारे विशेषज्ञों द्वारा बमबारी की गई है। हाँ, अंततः झेंग बिंगशियाओ इतने सारे प्रतिद्वंद्वियों के हमलों को सहन नहीं कर सका और 25 लोगों को बाहर करने के बाद पीछे हट गया। मैंने सुना है कि रॉक डेमन सोल्जर उनका सबसे शक्तिशाली समन किया हुआ जानवर है। दर्शकों में बैठा एक छात्र उम्मीद से बुदबुदाया। अगर मुझे कोई गलती नहीं हुई है तो वहां एक अस्थि शव दानव होना चाहिए। वो प्राणी अत्यंत क्रूर है। वो बुलाए गए सभी प्राणियों में सबसे असामान्य होना चाहिए। यदि प्राथमिक जादूगर 10 से अधिक लोगों का समूह नहीं बनाते हैं तो वो उन सभी का सफाया कर देगा। चलिए कुछ आसान तरीका ढूंढ लेते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मेरी बारी है। अब लगभग 40 लोग होंगे। अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। वांग लिटिंग ने घमंड से भरा चेहरा बनाकर एक कदम आगे बढ़ाया। जियांग यूनमिंग, जो अभी भी एक तरफ खड़ा था, ने उस पर एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, जितनी अधिक संख्या होगी उतने ही अधिक संसाधन आपको प्राप्त होंगे। तो फिर आप लोग लेटकर संसाधन जुटा सकते हैं। वांग लिटिंग ने लोहे के पिंजरे की ओर बढ़ते हुए सबकी ओर भौहें उठाईं। वांग लिटिंग केवल शेख ही नहीं बघार रहा था, उसने तुरंत अपने पशु को बुला लिया।
जैसा कि उम्मीद थी, उसका बुलाया गया जानवर अफवाहों जैसा ही था, क्रूर अस्थि शव दानव। अस्थि शव दानव एक कोंडोर पक्षी की तरह था। इसकी पीठ पर पंख थे और इसकी युद्ध क्षमता अन्य बुलाए गए जीवों जितनी उच्च नहीं थी। हालांकि इसकी उड़ने की क्षमता ही इसके प्रतिद्वंद्वियों को हिला देने के लिए काफी थी। ये फुर्तीला, चालाक था और कार्रवाई करने के लिए हमेशा सबसे उपयुक्त समय चुनता था। यह इतना तेज था कि जादूगर के अपने तारापथ को जोड़ने से पहले ही उस पर अचानक हमला कर देता था, और इतना चुस्त था कि आसानी से सभी के प्राथमिक जादू से बच निकलता था। यदि रॉक डेमन सोल्जर उस प्रकार का प्राणी था जो अपने शरीर पर मंत्रों को सहन कर सकता था, तो बोन कॉप्स डेमन लगातार मंत्रों को चूका सकता था और उसे जरा भी नुकसान नहीं होता। जैसे ही अस्थि लाश दानव प्रकट हुआ, सभी लोग तुरंत कमजोर खरगोशों में बदल गए जो मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वांग लिटिंग को बस वहीं खड़े होकर गिनती करनी थी। मैंने सुना है कि समनर्स का एक कोटा है, उन्हें हम में से 100 को हराना होगा, नहीं तो उनके संसाधन दूसरे तत्वों के उन छात्रों में बांट दिए जाएंगे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। धत तेरे की, यह अस्थि शव दानव शायद आधे कोटे को भर देगा। चाहे कितनी भी टीमें इसे चुनौती दें, ये फिर भी किसी काम का नहीं होगा। ली जुनवेई के बगल में पृथ्वी क्षेत्र में मौजूद लोगों ने टिप्पणी करना शुरू किया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि इस अस्थि लाश दानव को हराने वाला कोई हो ही ना? विशेषज्ञ तो निश्चित रूप से है, लेकिन वे शायद कोई कदम नहीं उठाना चाहेंगे। जब कुछ लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी एक मोटे सिर वाला व्यक्ति बाहर निकला और पूछा, क्या आपने कहा कि समनर्स का एक कोटा है? हाँ, उन्हें 100 लोगों के हमलों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए, उस व्यक्ति ने कहा। लुओ सोंग के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। उसकी निगाहें मो फैन पर टिकी हुई थीं, जो अभी तक मंच पर नहीं आया था। तो अगर हम उन्हें अपना कोटा पूरा नहीं करने देंगे, तो जो संसाधन मूल रूप से उनके लिए थे, वे हमारे अर्थ स्कूल को दे दिए जाएंगे। लुओ सोंग ने आगे पूछा। स्वाभाविक रूप से आपको बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि हमारा पृथ्वी तत्व उस अस्थि शव दानव के विरुद्ध किसी काम का नहीं है। बाद में मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। लुओ सोंग अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे प्रतियोगिता पंजीकरण प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। किस बात के लिए धन्यवाद? उन्होंने असमंजस में पूछा। लुओ सोंग आगे बढ़ता रहा। वो चुनौती पंजीकरण के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था। अस्थि शव दानव के अत्यधिक दबंग स्वभाव के कारण चुनौती देने वालों को मजबूरन उसके सामने झुकना पड़ा। ये स्पष्ट था कि वे अस्थि शव दानव से उलझना नहीं चाहते थे। लुओ सोंग सहजता से कतार में सबसे आगे पहुंच गया। शुरू में लुओ सोंग अपना दांव खेलना नहीं चाहता था। प्रतियोगिता ऐसी नहीं थी जिसमें उसके जैसे मध्यम स्तर के जादूगर को भाग लेना चाहिए था। हालांकि जब लुओ सोंग को पता चला कि इससे समनिंग एलिमेंट के छात्रों द्वारा प्राप्त संसाधनों पर असर पड़ेगा, तो उसने तुरंत अपना विचार बदल दिया। लुओ सोंग, क्या तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो? डीन शियाओ ने लुओ सोंग को देखकर थोड़ा चिढ़ महसूस की। उसने आगे कहा, क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मो फैन को अब और नहीं उकसाओगे? मैं उसे चुनौती नहीं दे रहा हूं, लुओ सोंग ने सीधे तौर पर कहा। इस समय डीन जियो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लुओ सोंग भी नया छात्र था और नियमों में मध्यवर्ती स्तर के छात्रों को भाग लेने से रोकने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। बोलने के बाद लुओ सोंग प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हो गया। दरअसल उसने डीन जियो से वादा किया था कि वो मो फैन से उलझने की पहल नहीं करेगा, जो कि एक मध्यवर्ती स्तर का जादूगर था। लुओ सोंग ने मो फैन द्वारा बुलाए गए राक्षस से लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि उसने मो फैन के सहपाठियों को पूरी तरह से नष्ट करने की योजना बनाई थी। वो देखना चाहता था कि मो फैन अपने बेकार स्पिरिट वुल्फ से संख्या में इतने बड़े अंतर से कैसे निपटेगा। तुम्हारे समनिंग स्कूल के संसाधन हमें पृथ्वी स्कूल को दिए जाएंगे। बर्फ तत्व बनाम बिजली तत्व। ये स्पष्ट था कि युद्ध कौशल के मामले में बिजली तत्व कहीं अधिक शक्तिशाली था। मध्य स्तर की जादूगरी में मो फैन से निपटने में लुओ सोंग को पहले से ही काफी मुश्किल हो रही थी, इसलिए वो मो फैन के बुलाए गए जानवर को और अधिक शक्तिशाली होने नहीं दे सकता था। अगर उसका बुलाया गया जानवर ताकतवर हो जाता, तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लुओ सोंग ऐसा कैसे होने दे सकता था? इसलिए अगर मो फैन की साधना में कोई बाधा आती, तो लुओ सोंग जरूर कुछ करता। संयोग से उसे अस्थि शव दानव को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति पसंद नहीं था। भला उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह इतना दबंग रवैया अपनाए, जबकि उसके पास सिर्फ एक बेकार सा बुलाया हुआ प्राणी था? आनंददायक, तुम पृथ्वी तत्व के हो। अस्थि शव दानव के विरुद्ध पृथ्वी तत्व का कोई उपयोग नहीं है। अगली टीम के आने का इंतजार क्यों नहीं करते? लुओ सोंग को आते देख कुछ लोग जो असमंजस में लग रहे थे, बोले।
लुओ सोंग ने उन दोनों लोगों की तरफ देखे बिना ही आगे बढ़ते हुए कहा, क्या मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ एक ही समूह में रहूंगा? वाह, तुम तो वाकई कमाल के होगे, है ना? अगर तुम में इतनी क्षमता है, तो क्यों ना तुम खुद जाकर उस अस्थि शव दानव से निपट लो। हाँ, घमंडी, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, दोनों लोगों ने तुरंत अपशब्द कहे। लुओ सोंग को किसी की जरूरत नहीं थी, वो विशाल पिंजरे में दाखिल हो गया। इस समय अस्थि शव दानव वांग लिटिंग के ऊपर अंतरिक्ष में घमंड से मंडरा रहा था। वांग लिटिंग ने लुओ सोंग को ध्यान से देखा और फिर हंसते हुए कहा, मोटे ताजे, क्या तुम्हें पता है मेरे अस्थि शव दानव को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? और वो भी तुम्हारे जैसे मोटे ताजे लोग। क्या आप जानते हैं कि अगर बर्फ के एक टुकड़े को लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो वह कितने टुकड़ों में बिखर जाएगा? लुओ सोंग ने वांग लिटिंग की ओर देखा। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वांग लिटिंग को समझ नहीं आया कि लुओ सोंग क्या कहना चाह रहा था, इसलिए उसने अस्थि शव दानव को लुओ सोंग पर हमला करने का आदेश दिया। तुम्हें अपने अस्थि शव दानव की हड्डियों में कुछ सहनशक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अन्यथा उसके शव से निपटना काफी मुश्किल होगा। लुओ सोंग ने अपना अभिमानी भाव बरकरार रखा। जब वो बोल रहा था, लुओ सोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, तो अचानक अत्यधिक दबाव का एक आभा मंडल उभरा और पूरे पशु पिंजरे को ढक लिया। चर चर चर, अचानक जमीन पर सफेद पाला जम गया। पहले तो ये बस कुछ तारों के आकार का पाला था जो इधर उधर बिखरा हुआ था, और इसने तेजी से अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा दिया। पलक झपकते ही लुओ सोंग ने आसपास के पूरे इलाके को बर्फ की एक मोटी परत से ढक दिया। आइस लॉक। लुओ सोंग ने सभी कड़ियों को पूरा किया। उसके जमे हुए पैरों के नीचे एक शानदार आइस स्टार एटलस अविश्वसनीय ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए घूम रहा था और लुओ सोंग को केंद्र में रखते हुए फैल रहा था। उठो! एक चीख के साथ लुओ सोंग के चारों ओर जमी हुई जमीन अचानक फट गई। दरारों के भीतर से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई, जिसके बाद बर्फ की मोटी मोटी जंजीरें बाहर की ओर उड़ने लगी। बकवास! इंट इंट मध्यवर्ती स्तर, यह मोटा आदमी तो इंटरमीडिएट मैच है। उस समय सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। लुओ सोंग को बर्फ की चौंकाने वाली जंजीरों को नियंत्रित करते देख सभी लोग सदमे से अभिभूत हो गए, उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव स्पष्ट थे। लुओ सोंग के सहपाठियों के होश उड़ गए। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, कहने का उसका क्या मतलब था। तो क्या हुआ अगर प्राथमिक स्तर पर आपका समनिंग एलिमेंट प्रबल है? एक बार इंटरमीडिएट मैच प्रकट हो जाए तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। वांग लिटिंग का चेहरा जम गया था। पहले उसने सुना था कि नए छात्रों में से कोई एक मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच चुका है, और उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन कौन जानता था कि सच में ऐसा कोई होगा। और तो और, वो मोटा आदमी ठीक उसके सामने ही बैठा था। बकवास! वांग लिटिंग के चेहरे के भाव बदल गए क्योंकि उसने अपने अस्थि शव दानव को याद करने की कोशिश की। बर्फ की जंजीरों ने एक कर्कश आवाज निकाली और फिर लुओ सोंग के नियंत्रण में हवा में उड़ गई। हालांकि अस्थि शव दानव बहुत फुर्तीला था, फिर भी वो चारों ओर से उसे घेरने वाली बर्फ की जंजीरों को हटाने में सक्षम नहीं था। बर्फ की बेड़ियां निरंकुश दानव के चारों ओर अत्याचारपूर्वक लिपटी हुई थीं। इसके अलावा वो हवा में लटका हुआ था, और जंजीरों से निकलने वाली बर्फीली ऊर्जा तेजी से निरंकुश दानव के शरीर में प्रवेश कर रही थी। अस्थि शव दानव का शरीर निम्न स्तर के जादुई जीवों से अधिक मजबूत नहीं था, और वह शक्तिशाली मध्यम स्तर के जादू का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता था। उसकी त्वचा बर्फीली ठंड से ढकी हुई थी, जो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों तक फैल रही थी। अंततः अस्थि शव दानव हवा में एक बर्फ की मूर्ति में बदल गया। उसी समय उसे हवा में लटकाए रखने वाली बर्फ की जंजीरें टूट गईं, और जमा हुआ अस्थि शव दानव लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गया। धमाका! जब बर्फ की मूर्ति जमीन पर गिरी तो उसमें तुरंत दरार पड़ गई। ये दरार अस्थि शव दानव के पंजों से लेकर उसके पंखों तक फैली हुई थी। परिणामस्वरूप पंख और पंजे चूर चूर हो गए। बर्फ पूरी जमीन पर फैल गई। नहीं नहीं नहीं! वांग लिटिंग की आवाज रुक गई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह लुओ सोंग के सामने घुटने टेक देगा। उसके परिवार ने इस अस्थि शव दानव को हासिल करने में उसकी बहुत मदद की थी। एक बार जब यह मर गया तो वांग लिटिंग पल इंस्टीट्यूट में अपनी जगह बनाने में असमर्थ होकर बेकार हो जाएगा। उसके चेहरे से अहंकार गायब हो गया था। वांग लिटिंग अपनी टूटी हुई आत्मा को दर्शाते हुए अपने बुलाए हुए जानवर की ओर दौड़ा। लुओ सोंग की निगाहें ठंडी थीं, उनकी आंखों में सहानुभूति का जरा भी अंश नहीं था। वास्तविक दुनिया में केवल बलवान ही जीवित रहते थे और कमजोर लोग भोजन बन जाते थे।
लुओ सोंग को कमजोरों पर दया दिखाने की आदत नहीं थी, इसलिए उसके कृत्य पूरी तरह निर्दयी थे। सहपाठी, शांत हो जाओ। तुम्हारा बुलाया हुआ जानवर अभी तक मरा नहीं होना चाहिए था। गु हान पास आया और तेजी से दानव बर्फ की मूर्ति का बड़ा टुकड़ा उपचार शिक्षिका रुआनया को सौंप दिया। रुआनया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपने हीलिंग स्टार एटलस को जोड़ा। लुओ सोंग ने मध्यम स्तर के उपचार जादू को देखते हुए अपने होठों को सिकोड़ा। इस उपचार शिक्षक की उपस्थिति में अस्थि शव दानव का जीवन निश्चित रूप से बच जाएगा। पूरी लड़ाई दरअसल बहुत जल्दी खत्म हो गई। दर्शकों में शुरू से ही हंगामा मचा हुआ था। अब छात्रों को मध्यवर्ती जादू की अविश्वसनीय शक्ति समझ में आने लगी थी। जिस अस्थि लाश दानव के खिलाफ वे कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो कचरे की तरह नष्ट हो चुका था। तुम दोनों एक ही समय पर क्यों नहीं आते ताकि हमारा समय बर्बाद न हो? लुओ सोंग ने दबंग अहंकार के साथ बचे हुए सम्मना छात्रों की ओर इशारा किया। बचे हुए दोनों लोग बेहद गुस्से में थे। उनका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वे वांग लिटिंग का बदला लेना चाहते थे। उसकी मध्यम स्तर की बर्फ की जादुई शक्ति हमारे बुलाए गए जानवरों में से केवल एक का ही मुकाबला कर सकती है। मैं अपने बुलाए गए जानवर को उसके हमले का सामना करने दूंगा और तुम इस मौके का फायदा उठाकर उससे निपट लो, दोनों ने चर्चा की। ठीक है, अगर आप न जाएं तो बेहतर होगा, मो फैन ने नेक इरादे से उनसे कहा। क्यों ना तुम यहीं बैठ जाओ और शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर जमीन में गाड़ लो। निकम्मे, ये दोनों वांग लिटिंग के छात्रावास में साथ रहते थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे। वे गुस्से में थे, इसलिए स्वाभाविक था कि उन्होंने मो फैन की बातों पर ध्यान नहीं दिया। मो फैन ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर ली थी। अगर वे उसकी बात नहीं मानते तो वह कुछ नहीं कर सकता था। इस दुनिया में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है जो अपने साथियों को गाली देते हैं और फिर दुश्मन के हाथों अपनी गर्दन कटवा लेते हैं। तुम दोतरफा हमला करना चाहते हो? लुओ सोंग ने दोनों सम्मना छात्रों को अपनी आंखों में उपहास के भाव के साथ देखा। मो फैन के दो सम्मना सहपाठी सचमुच भोले थे। उन्हें लगा कि मध्यवर्ती बर्फ जादू केवल उनमें से एक को ही हरा सकता है, इसलिए दूसरा इस अवसर का फायदा उठा सकता है। असल बात तो यह है कि लुओ सोंग को इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। प्राथमिक जादू, बर्फ का फैलाव, ने सबसे पहले लुओ सोंग के आसपास के क्षेत्र को ढक लिया। बर्फ के फैलाव की तीव्रता इतनी थी कि इसने दोनों जानवरों की गति को काफी कम कर दिया। इस चाल के बाद लुओ सोंग ने अर्थ रिपल का उपयोग करके खुद को अधिक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। एक अच्छी स्थिति मिलने पर उसने एक बार फिर दुर्जेय और भयावह आइस लॉक का प्रयोग किया। आइस लॉक स्पष्ट रूप से एक लक्ष्य पर असर करने वाला मंत्र नहीं था। मोटी बेड़ियों ने दोनों बुलाए गए जानवरों को मजबूती से जकड़ लिया और उन्हें तुरंत बर्फ के टुकड़ों में बदल दिया। लुओ सोंग ने बिना ज्यादा मेहनत किए दोनों जानवरों से निपट लिया। अब सिर्फ एक ही सम्मना छात्र बचा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रतियोगिता में कोई इंटरमीडिएट मैजिशियन भी होगा। हाँ, आखिरी सम्मना तो बस बलि का बकरा है, वो लुओ सोंग का मुकाबला नहीं कर सकता। हम भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं। किसने सोचा होगा कि सारा ध्यान इस व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाएगा। लुओ सोंग द्वारा तीनों सम्मना छात्रों को हराने के बाद दर्शकों में मौजूद सभी निगाहें अंतिम बचे छात्र मो फैन पर टिक गईं। मो फैन बेवकूफ नहीं था। वो साफ देख सकता था कि यह मोटा लुओ उसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता था। लुओ सोंग वहां जरा भी नहीं रुका, वो तुरंत अखाड़े से बाहर चला गया। वह अपना लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका था। इसके अलावा उसने डीन शियाओ के उस आदेश का भी पालन किया था जिसमें उसे मो फैन को उकसाने से मना किया गया था, जो कि मध्यवर्ती स्तर पर था। लुओ सोंग के जाने के बाद सभी लोग असमंजस में पड़ गए। एक मध्यम स्तर के जादूगर के रूप में अपनी शक्ति से वह आसानी से सातों सम्मनरों को हरा सकता था, तो फिर उसने आखिरी वाले से भी क्यों नहीं निपटा? या फिर इसका मतलब ये था कि उस व्यक्ति को ये सब कुछ उबाऊ लगा और इसलिए उसने जानबूझकर आखिरी वाला प्राथमिक जादूगरों के खेलने के लिए छोड़ दिया? अच्छा, अभी भी एक बचा है। हमारे पास अभी भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका है। बोन कॉप्स डेमन के चले जाने के बाद हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। चल दर। ली जुनवेई खड़ा हो गया। उसकी निगाहें जानबूझकर बगल में बैठी किन शियाओमियान पर पड़ी। आज का मुख्य पात्र निश्चित रूप से लुओ सोंग था, जिसने एक मध्यम स्तर के जादूगर की शक्ति का प्रदर्शन किया था। हालांकि बाकी लोग केवल मध्यम स्तर के जादू के प्रकाश से बहकने वाले नहीं थे। अब उनके लिए भी कुछ करने का समय आ गया था। तुम लोग उसे चुनौती देना चाहते हो? किन शियाओमियान उन युवकों को देखकर थोड़ी अचंभित रह गई जो हमेशा उसके आसपास रहते थे। क्या यह अनुचित है? ली जुनवेई ने पूछा। नहीं, नहीं, शुभकामनाएं,
किन शियाओमियान को लगा कि वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। लुओ जुनवेई अपनी टीम को साथ लेकर बीस्ट बैटल प्रतियोगिता के अखाड़े की ओर चल पड़ा। प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद वहां पहले से ही अन्य समूहों के लोग इंतजार कर रहे थे। इन लोगों की सोच भी ली जुनवेई जैसी ही थी। मध्यवर्ती स्तर तो मध्यवर्ती स्तर ही होता है। हालांकि उसकी साधना की गति वाकई सभी के लिए बेहद आश्चर्यजनक थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बाकी सभी लोग बस यूं ही खड़े होकर कुछ न करें। अगले स्तर तक पहुंचना समझना मुश्किल था। शायद इस लड़ाई के जरिए वे मध्यवर्ती स्तर के द्वार तक पहुंच सकें। पर्ल इंस्टीट्यूट में आने वाले सभी लोगों का इरादा मध्यवर्ती स्तर पर परीक्षा देने का था। ये लुओ सोंग वाकई चतुर है, लेकिन मोफैन, ये स्पष्ट है कि तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो, लुओ युनमिंग ने ठंडे लहजे में कहा। यह स्पष्ट था कि लुओ सोंग समनिंग एलिमेंट के सार्वजनिक स्थल को नष्ट करने आया था। जियांग युनमिंग को मोफैन और लुओ सोंग के बीच परीक्षा के दिन हुई घटनाओं की जानकारी थी। मुझे पता है, लेकिन मेरा बुलाया हुआ जानवर, मोफैन ने कंधे उचका दिए। वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उसका बुलाया हुआ जानवर शीत निद्रा में था। आज वो किसी काम का नहीं था, इसलिए लुओ सोंग की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी। क्या ये जाग गया? मोफैन ने बहुत उम्मीद के बिना अपने स्पिरिट वुल्फ से संवाद करने की कोशिश की थी। भला किसे पता था कि स्पिरिट वुल्फ पहले ही जाग चुका होगा। इसके अलावा वो अपेक्षाकृत ऊर्जावान दिख रहा था। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहता, हाय दाफू ने दांत बींचते हुए कहा। अन्य सम्मना भी बेहद निराश थे। असल में उनके द्वारा बुलाए गए जानवर ही बीस्ट बैटल प्रतियोगिता के मुख्य पात्र बनने वाले थे। वे अपनी श्रेष्ठ शक्ति का जितना चाहे उतना प्रदर्शन कर सकते थे। किसने सोचा होगा कि एक मध्यम स्तर का जादूगर उनमें से 3 को एक ही झटके में हरा देगा। इससे सभी सम्मना बहुत जल्दी गौण पात्र बन गए। अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया था, क्योंकि वे शिक्षकों और विद्यालय द्वारा निर्धारित मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे। वितरित किए गए सभी संसाधन पृथ्वी विद्यालय को भेजे जाएंगे, जिसमें लुओ सोंग पढ़ता था। पर्ल इंस्टीट्यूट के संसाधन काफी महत्वपूर्ण थे, अन्यथा उन कुलीन परिवारों के लोग यहां आकर उनके लिए इतनी बेताबी से संघर्ष न करते। सम्मनिंग एलिमेंट के आधे साल के संसाधन तो मानो मुफ्त में ही दे दिए जाएंगे। वे बहुत असंतुष्ट थे। शिक्षक जी, कैसा रहेगा अगर? इस समय झेंग बिंगशियाओ ने जियांग युनमिंग की ओर देखा, लेकिन उनकी बात बीच में ही रुक गई। जियांग युनमिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, जो छात्र मंच छोड़ चुके हैं वे वापस नहीं आ सकते। मोफैन, क्या तुम अपने बुलाए हुए जानवर को बुला सकते हो? अगर नहीं, तो आज के लिए यही समाप्त। तो क्या हुआ अगर वो कर सकता है? वांग लिटिंग ने लाल आंखों से कहा। शिक्षक जी, क्या हम विद्यालय से थोड़ी नरमी बरतने का अनुरोध कर सकते हैं? मेरे परिवार ने एक अच्छे सम्मानित प्राणी को बुलाने में मेरी मदद के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। अगर विद्यालय मुझे कुछ संसाधन नहीं देता है, तो मुझे डर है कि हम में से अधिकांश लोग मध्यवर्ती स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनके लिए नरमी बरतना नामुमकिन है। अगर आपको संसाधन चाहिए तो आपको खुद पर निर्भर रहना होगा। ठीक है, चलिए सब वापस चलते हैं। आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। भले ही आप एक मध्यम स्तर के जादूगर से बुरी तरह हार गए हो, मैं आपके प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। बीस्ट रिफाइनमेंट ब्लड झेंग बिंगशियाओ को दिया जाएगा। जियांग युनमिंग ने अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा बात नहीं की। वह सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को लेकर स्पष्ट थे। ये सुनकर सम्मना के सभी छात्र रोने लगे। स्कूल से कोई संसाधन नहीं मिल रहे थे और उन्हें एक शिक्षक भी खोना पड़ रहा था। इससे उन्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि भविष्य में वे क्या करेंगे। श्री जियांग, ऐसा लगता है कि मेरा बुलाया हुआ जानवर जाग गया है, मो फैन ने अचानक कहा। ओह, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको दूसरा बीस्ट रिफाइनमेंट ब्लड दिया जाएगा। जियांग युनमिंग ने अपनी भौहें उठाई। मुझे बस संयोगवश बीस्ट रिफाइनमेंट ब्लड चाहिए, मो फैन ने कहा। ठीक है, तुम जाओ और सम्मनिंग स्कूल में हमारे लिए कुछ सम्मान वापस लाओ, जियांग युनमिंग ने कहा। मो फैन अपने स्पिरिट वुल्फ से संवाद करते हुए धीरे धीरे बीस्ट बैटल एरिना में दाखिल हुआ। आज हमारा लक्ष्य 16 लोगों को हराना है, मो फैन ने स्पिरिट वुल्फ से कहा। झेंग बिंगशियाओ ने 25 लोगों के खिलाफ जीत हासिल की और हाय दाफू ने 15 लोगों को हराया। वांग लिटिंग के पास सबसे अधिक संख्या होने की उम्मीद थी, लेकिन छठे व्यक्ति के बाद लुओ सोंग ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसलिए यदि वो पशु शोधन रक्त प्राप्त करना चाहता था तो उसे केवल हाय दाफू की संख्या को पार करना था। आओ, स्पिरिट वुल्फ ने मो फैन के जवाब में एक निडर और ऊर्जावान दहाड़ लगाए। उस जोरदार और प्रभावशाली दहाड़ को सुनकर मो फैन चकित रह गया।
स्पिरिट वुल्फ की दहाड़ के साथ साथ एक जंगली और क्रूर आभा भी थी, और यह आभा, ऐसा लगता है कि 16 लोगों को संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आओ, अपने बुलाए हुए जानवर को बुलाओ। चुनौती देने वाली टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ली जुनवेई का चेहरा गर्व से भरा हुआ था। जब तक तुम्हारा बुलाया हुआ जानवर अस्थि शव दानव नहीं है, मैं तुम्हें अपनी क्षमताओं का स्वाद जरूर चखाऊंगा। ऐसा लगता है कि यही एक व्यक्ति है जिसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि उसके पास किस प्रकार का सम्मोहित जानवर है। मो फैन ने 5 सदस्यों की उस टीम को देखा जो तैयार लग रही थी। उसके चेहरे पर एक सुस्त मुस्कान थी। हालांकि वह भी लड़ाई झगड़े का शौकीन था, लेकिन यह उसके लिए सही समय नहीं था। यह समय था स्पिरिट वुल्फ के अपनी ताकत दिखाने का। मेरे लिए लड़ो। मो फैन के सामने चांदनी से जगमगाता तारापथ प्रकट हुआ और एक अंतरिक्षीय दरार में बदल गया। एक आयामी पुल ने अज्ञात लोक से एक प्राणी को प्रकट किया। आयामी दरार के भीतर से एक गहरे नीले रंग का सिर बाहर निकला। कुछ ही क्षण बाद एक बलवान और शक्तिशाली शरीर प्रकट हुआ। घने फर से ढका हुआ शरीर अंतरिक्ष की दरार में फड़फड़ा रहा था और पूरे अखाड़े में व्याप्त एक पशुवत आभा का अनुसरण कर रहा था। आत्मा भेड़िया पल भर में पूरे कक्ष का केंद्र बिंदु बन गया। यह एक स्पिरिट वुल्फ है। कितनी खूंखार आभा है। ये तो पहले वाले नन्हे स्पिरिट वुल्फ से बिल्कुल अलग प्राणी है। ऐसा लगता है कि इससे निपटना आसान नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिछले सम्मन छात्र का सम्मन किया हुआ जानवर एक पूरी तरह से विकसित शक्तिशाली स्पिरिट वुल्फ होगा। मुझे यकीन नहीं है कि ली जुनवेई और उनकी टीम इसका मुकाबला कर पाएगी। मंच के पीछे 6 सम्मन छात्रों के मुंह खुले रह गए थे। वे अपना आश्चर्य प्रदर्शित कर रहे थे। ऐसा लगता है पिछली बार की तुलना में यह और भी मजबूत हो गया है, जियांग यूनमिंग ने खुद से बुदबुदाया। उन्हें हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। चारों ओर भयंकर हवा चल रही थी, जिसके केंद्र में स्पिरिट वुल्फ था। उड़ती धूल सुनहरी लहर में बदल गई थी, जो विशालकाय बीस्ट बैटल एरिना में फैलती हुई 5 प्रतियोगियों के चेहरों पर जा लगी। पता नहीं क्यों उनके पैर कांपने लगे। आगे चल रहे बड़े सिर वाले व्यक्ति ने मुड़कर अपने नेता ली जुनवेई की ओर देखा। डरने की क्या बात है, ये तो सिर्फ एक आत्मा भेड़िया है, कोई अस्थि शव दानव नहीं। ली जुनवेई ने असंतुष्टि महसूस करते हुए शाप दिया। मुझे बस यही महसूस होता रहता है कि यह कोई आम स्पिरिट वुल्फ नहीं है। भावनाओं की परवाह मत करो, जाओ और इसे खत्म करो। वे 5 लोग आपस में बहुत तालमेल बिठाए हुए थे। मो फैन के स्पिरिट वुल्फ का सामना करते हुए वे तुरंत एक संगठित संरचना में आ गए। वायु शक्ति के उपयोगकर्ता सबसे आगे थे, जल शक्ति के उपयोगकर्ता सबसे पीछे थे, और बिजली और अग्नि शक्ति के उपयोगकर्ता केंद्र में पृथ्वी शक्ति के उपयोगकर्ता के पास थे। 5 तत्वों वायु, जल, बिजली, अग्नि और पृथ्वी की एक ही टीम में मौजूदगी से एक बहुत ही सुव्यवस्थित टीम बनी। पल इंस्टीट्यूट में बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोग दुर्लभ नहीं थे, इसलिए 5 तत्वों की टीम बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये स्पष्ट था कि ली जुनवेई की टीम तैयार थी। अगर लुओ सोंग प्रकट न होता तो वे अकेले ही बुलाए गए जानवरों में से किसी एक पर हमला कर देते। अब केवल अंतिम सम्मन छात्र मो फैन ही बचा था। वे स्वाभाविक रूप से और इंतजार नहीं कर सकते थे। बड़े सिर वाले, इसे काबू में रखो। याद रखना, स्पिरिट वुल्फ का अचानक हमला काफी शक्तिशाली होता है, इसलिए फ्लैश स्टेप्स का इस्तेमाल करते समय तुम्हें फुर्ती दिखानी होगी, वरना दूसरी तरफ पहुंचते ही वो तुम्हें 2 टुकड़ों में काट देगा। ली जुनवेई ने गंभीर भाव से कहा। हाँ, मैं विंड ट्रेल्स, फ्लोटिंग शैडो का ही इस्तेमाल करूंगा, सबसे आगे खड़े बड़े सिर वाले आदमी ने कहा। पिंपल्स, सिर्फ इसलिए कि स्पिरिट वुल्फ हमसे दूर है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो हम पर हमला नहीं कर सकता। स्पिरिट वुल्फ सांस से हमला करता है। चेहरे पर मुहासे वाली लड़की ने जल्दी से सिर हिलाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भला एक छोटा सा स्पिरिट वुल्फ हम 5 को मशहूर होने से कैसे रोक सकता है। चलिए उन पहले से अव्यवस्थित और बेकार लोगों को अपनी सुनियोजित युद्ध रणनीति दिखाते हैं। ली जुनवेई के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। जो लोग युद्ध को एक बनाम एक संघर्ष के रूप में देखते हैं, उन्हें ही दूसरों के साथ अनुपयुक्त माना जा सकता है। प्राथमिक स्तर के दौरान अधिकांश लोगों के पास केवल एक ही मंत्र होता था, इसलिए उन्हें एक टीम बनानी पड़ती थी। शास्त्रीय तत्वों के प्रमुख होने के नाते प्राथमिक बिजली के मंत्र वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें अकेले किसी जादुई राक्षस से निपटने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी। जल तत्व में आक्रमण की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन यह एकमात्र प्राथमिक श्रेणी का तत्व था जिसके पास सुरक्षात्मक मंत्र था, जो इसे युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता था। ली जुनवेई की नज़र में कोई भी तत्व शुरू से ही बेकार नहीं था, बल्कि ये सभी मंदबुद्धि लोग थे जिन्हें सहयोग करना नहीं आता था।
मो फैन ने विपक्षी टीम की संरचना देखी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिलचस्प, उन पांचों लोगों का युद्ध अनुभव किसी भी तरह से उस हंटर स्क्वाड से कम नहीं था जिसका वो उस समय हिस्सा था। सावधान रहें, वे बहुत जानकार होने चाहिए। आओ। मो फैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। स्पिरिट वुल्फ ने एक दहाड़ लगाई। मो फैन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर युद्धप्रिय आत्मा भेड़िया ने हमला शुरू कर दिया। आत्मा भेड़िए को पूर्ण स्थिरता से चीते जैसी गति प्राप्त करने में केवल 1 सेकंड का समय लगा। उसकी यह प्रचंड शक्ति किसी एक आंख वाले जादुई भेड़िए के बस की बात नहीं थी। स्पिरिट वुल्फ पूरी ताकत से हमला कर रहा था। उसका निशाना ली जुनवेई की टीम के सबसे आगे खड़े विन टीम के सदस्य पर था। हालांकि समूह का घमंडी और तेजतर्रार सदस्य अपेक्षाकृत घबराया हुआ लग रहा था, फिर भी उसके कदम फुर्तीले थे। विंड ट्रेल्स के तीसरे स्तर ने जादूगर के आसपास कई विंड टनल बना दिए, जिससे तेज गति वाले हवा के कई रास्ते बन गए जो केवल उसी के लिए थे। इनके बनने से वो अबाबिल पक्षी की तरह फुर्तीला हो गया था। फ्लोटिंग शैडो की रेंज फ्लैश स्टेप्स से कहीं ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था मानो हर जगह हवा की लकीरें फैली हों। इससे जादूगर हवा की तरह लग रहा था, जिसे पकड़ना और पीछा करना नामुमकिन था। स्पिरिट वुल्फ का पहला हमला केवल खाली विंड शैडो पर ही हुआ। जब स्पिरिट वुल्फ ने अपने पंजे से हमला किया, तब तक वो बड़े सिर वाला जीव 20 मीटर दूर एक स्थान पर तैर रहा था। हवा की आवाज फिर सुनाई दी। स्पिरिट वुल्फ ने झट से अपने पंजे अंदर खींच लिए। उसका शरीर थोड़ी दूर तक जमीन पर घिसटता रहा, फिर वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो गया। उसने एक ही पल में अपना रास्ता बदलकर उस बड़े सिर वाले पवन जादूगर की ओर रुख कर लिया। दूसरा हमला। ली जुनवेई के चेहरे पर हैरानी के भाव प्रकट हुए। सामान्य तौर पर जब स्पिरिट वुल्फ अपनी पूरी ताकत से हमला करता है तो उसे रुकने में कुछ समय लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी व्यक्ति को बेतहाशा हमला करने के बाद सांस लेने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। हालांकि इस स्पिरिट वुल्फ ने अपने पहले हमले के तुरंत बाद ही अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त कर ली थी। इसके अलावा दूसरी बार भयंकर हमला करते समय भी इसकी गति पहले जैसी ही बनी रही। पिंपल, उसकी रक्षा करो, जल्दी करो, ली जुनवेई ने आदेश दिया। स्पिरिट वुल्फ का दूसरा हमला विंड मैजिशियन के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा पैदा करने वाला था। आखिर उस घमंडी व्यक्ति को लगा था कि लगभग 20 मीटर दूर जाने के बाद वो सुरक्षित क्षेत्र में है। असंख्य पानी की बूंदें अचानक कहीं से आकर आपस में मिल गईं। वे सभी गतिमान थीं और तेजी से मिलकर वायु तत्व के विद्यार्थी के सामने एक जल रोधक कवच बन गईं। हवा के एक और तेज झोंके की आवाज सुनाई दी। आत्मा भेड़िया जब आधे रास्ते में था, तभी उसकी नजर पानी की इन बूंदों पर पड़ी और उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक उठा। उसके भारी पंजे एक बार फिर उग्रता से पवन जादूगर की ओर झपटे। वूश! भयंकर पंजों ने पानी की अनगिनत बूंदों से बनी ढाल को चीर डाला। नुकीले पंजे हवा के तत्व वाले विद्यार्थी के शरीर के आर पार हो गए। पवन तत्व के विद्यार्थी की छाती पर खून का एक अविश्वसनीय निशान उभर आया। ओह! समूह का विंड सदस्य पीछे की ओर गिर गया और उसके शरीर से बहता हुआ खून धूल में मिल गया और दूर तक बह गया। ये कैसे हो सकता है? मुहासों वाली लड़की की आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। उसकी जल सुरक्षा परत स्पष्ट रूप से तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी, फिर भी वो स्पिरिट वुल्फ के हमले से बचाव करने में असमर्थ क्यों थी? वो कई लड़ाइयों से भी गुजर चुकी थी और वो हमेशा सभी प्रकार के जादुई जीवों के हमलों से अपना बचाव करने में सक्षम रही थी। तुम बहुत सुस्त थी। अगली बार तुम्हें बिना मेरे बताए ऐसी स्थितियों में बचाव करना आना चाहिए, ली जुनवेई ने उदास चेहरे से उसे फटकारते हुए कहा। दरअसल जल तत्व वाली लड़की ने इसे थोड़ा देर से इस्तेमाल किया था। जल अवरोध बनने से पहले ही आत्मा भेड़िए के पंजे ने वायु विद्यार्थी के शरीर को चीर डाला था। जो जल अवरोध समय पर बना हुआ प्रतीत हो रहा था, उसने बाद में आने वाले हमले की शक्ति को केवल रोक ही दिया था। अरे कमीने, मेरी बिजली की मार का स्वाद चखो। बैंगनी बिजली तेजी से कड़क रही थी क्योंकि वे स्पिरिट वुल्फ के ठिकाने पर बेरहमी से बमबारी कर रहे थे। बिजली की चमक ने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। जैसे ही सांप जैसी बिजली पूरे क्षेत्र में कहर बरपाने लगी, ऐसा लगा मानो उसने स्पिरिट वुल्फ को पूरी तरह से घेर लिया हो। स्पिरिट वुल्फ को हवा में ओजोन की गंध आ रही थी। उसने अपने पिछले पैरों से जोर से जमीन पर पटका और उसका शरीर सहजता से एक तरफ उछल गया। अगले ही पल जिस जगह पर स्पिरिट वुल्फ खड़ा था, वो पूरी तरह से बिजली की चमक से ढक गई। उसके तुरंत बाद जमीन का एक जला हुआ हिस्सा दिखाई दिया। स्पिरिट वुल्फ के गहरे नीले फर पर थोड़ी थोड़ी स्थैतिक ऊर्जा उछल रही थी, लेकिन उससे उसे कोई खतरा नहीं था। स्पिरिट वुल्फ मुड़ा और उसकी हरी भरी आंखें उस व्यक्ति पर टिक गई जिसने लाइटनिंग स्ट्राइक को अंजाम दिया था। आओ, अपना सिर ऊंचा उठाए और गुफा जितनी गहरी प्रतीत होने वाली अपनी गर्दन के साथ
अचानक एक राक्षसी हवा बाहर निकली। वो भयानक हवा बेरहमी से जमीन की सतह पर फैली रेत पर बहने लगी, जो घने बादलों के रूप में हवा में ऊपर उठ रही थी। अरे यार, क्या ये अभी भी फ्लाइंग स्टोन्स ही है? मो फैन ने यह दृश्य देखकर हैरानी से मुंह मोड़ लिया। जब मो फैन ने पहली बार उड़ते हुए पत्थरों को देखा, तो रेत के कण गोलियों की बौछार की तरह उसकी ओर तेजी से बढ़े। एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में इससे कई छेद हो जाते। लेकिन अब उड़ने वाले पत्थरों को उसका अपना ही आत्मा भेड़िया उगल रहा था। इसका क्षेत्रफल पहले देखे गए क्षेत्रफल से दोगुने से भी अधिक था। ऐसा लग रहा था मानो आत्मा भेड़िए ने रेत का तूफान खड़ा कर दिया हो। जल्दी करो और भाग जाओ। ली जुनवेई का चेहरा तुरंत बदल गया। फ्लाइंग स्टोन्स जैसी चीज से वे आसानी से बच सकते थे, बस तेजी से लुढ़क कर। इसके अलावा स्पिरिट वुल्फ ने इसका इस्तेमाल दूर से किया था। हालांकि इस तरह की विशाल चीज के सामने, जो पूरे बीस्ट केज के 1/4 हिस्से को कवर करती थी, उनके पास भागने की कोई जगह नहीं थी और वे केवल नुकसान झेल सकते थे। ली जुनवेई ने सदमे से उबरने की कोशिश करते हुए अपने दोनों हाथ जमीन पर पटक दिए। भूकंपीय लहर, जहां ली जुनवेई खड़ा था, वहां से पृथ्वी की लहरें आसपास के क्षेत्र में फैलने लगीं। उस लहर ने ली जुनवेई और उसके लाइटनिंग और फायर साथियों को तेजी से पिंजरे के दोनों किनारों तक पहुंचा दिया। मुहां से मेरे पीछे हट जाओ, ली जुनवेई चिल्लाया। अपने दोनों साथियों को दूर धकेलने के बाद ली जुनवेई को पता था कि वह इतने कम समय में जल तत्व वाली लड़की द्वारा जल अवरोध के दूसरे स्तर को स्थापित करने पर भरोसा नहीं कर सकता। जल तत्व वाली लड़की ली जुनवेई के पीछे पीछे भागी, लेकिन उसी क्षण उड़ते हुए पत्थर उसकी ओर बढ़ रहे थे। रेत के उन छोटे छोटे कणों से उसके गालों पर दर्दनाक खरोंचे पड़ गईं। बेलों की दीवार। ली जुनवेई ने अपनी मंशा को बदला और अपने विशेष रक्षात्मक जादुई उपकरण को सक्रिय किया। एक नीली किरण चमकी और ली जुनवेई के सामने कई अजीबोगरीब काली बेत की लताएं प्रकट हुई। लताएं आपस में लिपटने लगी और नई पतली लताओं को जन्म देने लगी, जो मौजूदा लताओं में समाहित हो गईं। अंततः रेत का तूफान थम गया, जिसके बाद कान फाड़ देने वाली एक तेज आवाज सुनाई दी। अगर पिंपल्स और ली जुनवेई के सामने बेलों की दीवार न होती, तो उनके कमजोर शरीर निश्चित रूप से उस भयंकर तूफान से पूरी तरह चकनाचूर हो जाते। ये छात्र बुरा नहीं है। डीन जियो ने धूल से भरे मैदान को देखते हुए संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। पृथ्वी विद्यालय के डीन झोउ झेंगहुआ के चेहरे पर भी थोड़ी सी चमक दिखाई दे रही थी। कुछ ही क्षण पहले लुओ सोंग ने पृथ्वी तत्व के छात्रों को बहुत सम्मान दिलाया था। किसने सोचा होगा कि तत्वों के बीच ली जुनवेई जैसा कोई होगा जो विभिन्न तत्वों के बीच सहयोग करना जानता हो। पृथ्वी की लहर का उपयोग करके अग्नि और बिजली के उन सदस्यों को, जिनके पास खुद का बचाव करने का कोई साधन नहीं था, एक सुरक्षित क्षेत्र में धकेलना और फिर अपने जादुई उपकरणों का उपयोग करके खुद को और अपने पीछे मौजूद जल साथी को बचाना। स्पिरिट वुल्फ द्वारा फेंके गए उड़ने वाले पत्थर स्पष्ट रूप से उन चारों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे। हालांकि पृथ्वी के जादूगर ली जुनवेई ने इसे पूरी तरह से रोक दिया। आजकल ऐसे बहुत से प्राथमिक पृथ्वी जादूगर हैं जिन्हें यह नहीं पता कि युद्ध में क्या करना है और उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। ली जुनवेई के प्रदर्शन ने उन सभी पृथ्वी जादूगर छात्रों को सबक सिखाया जो अभी भी इस मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। पृथ्वी तत्व को दस्ते का आधार कहा जा सकता है। जमीन की सतह को हिलाने की उनकी क्षमता का मतलब था कि वे दस्ते के सदस्यों के बीच कड़ी थे, और इससे दस्ते को कहीं अधिक लचीलापन भी मिलता था। बहुत बुरा हुआ कि वे हार गए, डीन जियो ने मन ही मन कहा। पृथ्वी तत्व के डीन झोउ झेंगहुआ धूल से भरे पिंजरे पर अपनी निगाहें टिकाते ही थोड़ा चौंक गए। धूल तेजी से आई और तेजी से जम गई। ली जुनवेई का प्रदर्शन वास्तव में बहुत ही शानदार था। हालांकि इतनी शक्तिशाली ताकत के सामने उनकी रणनीतियां और मंत्र पूरी तरह से बेकार साबित हुए। पीले कोहरे के भीतर ली जुनवेई के सामने एक विशाल और भयंकर आकृति खड़ी थी। उसकी गहरी हरी आंखें ली जुनवेई से मात्र 1 मीटर की दूरी पर थी और उस पर मंडरा रही थी। ली जुनवेई और पिंपल दोनों ने अपना सिर उठाया। दोनों, जो अभी अभी भयंकर रेत के तूफान से बचकर निकले थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। खासकर पिंपल, वो तो सामने का दृश्य देखकर बेहोश होने वाली थी। तीसरे चरण का विस्फोट। ली जुनवेई ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। पहले तो वह यह मानने को तैयार नहीं था कि यह एक विकसित होता हुआ स्पिरिट वुल्फ है, लेकिन अब उसके पास इस पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक स्पिरिट वुल्फ जो तीसरे चरण का बर्स्ट पूरा कर सकता था, निश्चित रूप से विकसित अवस्था में था। यह एक क्रूर प्राणी था जो योद्धा स्तर से आधा कदम आगे था। वे पांचों मिलकर एक सामान्य जादुई जीव से आसानी से निपट सकते थे,
लेकिन विकास की अवस्था में मौजूद किसी प्राणी से निपटना उनके लिए बच्चों जैसा ही होता। वे आसानी से मारे जा सकते थे। जब रेत पूरी तरह से छट गई तो सभी दर्शकों ने एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अचानक गायब हो जाने वाला स्पिरिट वुल्फ ली जुनवेई के ठीक सामने खड़ा था। उसके चारों पैर बेल की दीवार पर टिके हुए थे और उसका सिर ली जुनवेई से मात्र 1 मीटर की दूरी पर था। इसका अर्थ यह था कि यदि आत्मा भेड़िए के मन में मारने की थोड़ी सी भी इच्छा होती तो वह अपने भयंकर दांतों से ली जुनवेई का सिर आसानी से तोड़ सकता था। वापस आओ, उसी क्षण सम्मना ने कहा। स्पिरिट वुल्फ स्पष्ट रूप से बहुत आज्ञाकारी था, क्योंकि वो बेल की दीवार से नीचे कूद गया और चुनौती देने वालों के समूह की ओर देखे बिना ही मो फैन के पास लौट आया। उसके धीमे कदम, सिर का घमंडी उठाव और उसकी आंखों का वह भाव जो दर्शाता था कि वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहा हो, मनुष्य, कमजोर। जू झाओटिंग, क्या आपको यकीन है कि आपने उसे सिर्फ 1 साल से नहीं देखा है? जू झाओटिंग के बगल में बैठी लड़की ने अविश्वास से उससे पूछा। खुद जू झाओटिंग भी बेहद अचंभित रह गया। क्या वो व्यक्ति वाकई मो फैन है? अगर बो शहर के विनाश के तुरंत बाद वो व्यक्ति मध्यवर्ती स्तर पर भी पहुंच जाता, तब भी यह बात समझ में नहीं आती कि वो अपने नवप्राप्त समनिंग एलिमेंट को मात्र 1 वर्ष में इस स्तर तक कैसे विकसित कर पाता। उसके सामने मौजूद स्पिरिट वुल्फ ने ली जुनवेई की 5 सदस्यीय टुकड़ी को आसानी से हरा दिया था, जिससे पता चलता है कि वह सामान्य जादुई जानवरों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर उनकी प्राथमिक अग्रिम टुकड़ी का सामना रास्ते में ऐसे किसी जानवर से होता तो वे पूरी तरह से नष्ट हो जाते। मुझे भी नहीं पता, वो हमेशा किसी न किसी तरह और भी ताकतवर होता जा रहा है। जू झाओटिंग को एहसास हुआ कि वो मो फैन को समझ ही नहीं पा रहा है। ये इंसान तो हद से ज्यादा रहस्यमय था। ओह, वो स्पिरिट वुल्फ और भी ताकतवर हो गया है। मो फैन को परेशान करने की चाह रखने वाले लुओ सोंग ने अचानक गाली दी। असल में इस स्पिरिट वुल्फ से डरने की कोई बात नहीं थी। उसके बर्फ के बंधन ही उसे हराने के लिए काफी थे। अब स्पिरिट वुल्फ विकास के चरण में पहुंच चुका है। अगर लुओ सोंग ने अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित नहीं किया तो संभव है कि वह इसके चंगुल में आकर मर जाए। इसके अलावा इसका सम्मना मो फैन भी मौजूद था, जिसके पास इंटरमीडिएट लाइटनिंग की शक्ति थी। लगता है मुझे अपने भाई बहनों के संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना अंतर और भी बढ़ जाएगा, लुओ सोंग ने मन ही मन सोचा। मो फैन की ताकत जितनी तेजी से बढ़ती जा रही थी, लुओ सोंग की बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। वो मो फैन से एक बार हार चुका था, वो दूसरी बार हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ली जुनवेई और उसके साथी निराश मन से लोहे के पिंजरे से बाहर निकल आए। यह वो परिणाम नहीं था जो वे चाहते थे। वे कम से कम एक बुलाए गए जानवर को तो निश्चित रूप से खत्म कर सकते थे, लेकिन वे विकसित हो रहे एक बुलाए गए जानवर के हाथों पूरी तरह हार गए। यह एहसास असहनीय था। पहले एक मध्यम स्तर का जादूगर था जिसने दर्शकों में मौजूद सभी छात्रों को बुरी तरह चौंका दिया था, और अब एक विकसित अवस्था में एक आत्मा भेड़िया था। वे सचमुच बहुत शक्तिशाली थे। ली जुनवेई ने पर्ल इंस्टीट्यूट में छिपे हुए शेर और छिपे हुए अजगर वाली कहावत को पूरी तरह से अनुभव कर लिया था। उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि बीस्ट बैटल केज से बाहर निकलते समय वो किस तरह हंसी का पात्र बन गया था, और न ही उसे ये पता था कि किन शियाओ मियाओ उस जैसे व्यक्ति को किस नज़र से देखेगी। मो फैन, तुम तो कमाल हो, तुमने हमारी कमी पूरी कर दी। मंच पर खड़े दुबले पतले कद के सम्राट छात्र ने उत्साह से मो फैन को पुकारा। जेन बिनशियाओ के चेहरे पर भी खुशी की मुस्कान थी। इस स्पिरिट वुल्फ की ताकत बोन कॉप्स डेमन से बिल्कुल भी कम नहीं थी। अगर मो फैन आने वाले छात्रों के हमलों को रोकने में कामयाब हो जाता तो वे निश्चित रूप से अपने संसाधनों को बचा पाएंगे। हालांकि हाई दाफू और वांग लिटिंग मो फैन को पसंद नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने मो फैन पर अपनी उम्मीदें टिका रखी थी। भले ही उनके चेहरे पर यह न दिखता हो, लेकिन उनके दिलों ने राहत की सांस ली। आप लोग कुछ ज्यादा ही आशावादी है। आपको पता है ना कि 100 तक पहुंचने में अभी लगभग 50 और लोग बाकी है। अगर हर दस्ते में 5 लोग हों, तो क्या आपको लगता है कि मो फैन का स्पिरिट वुल्फ 10 चुनौतियों का सामना कर पाएगा? लगता तो यही है। अरे, ये सब उस परेशान करने वाले लड़के की गलती है। रुको, जब मैं इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाऊंगी, तब उससे जरूर बदला लूंगी। मो फैन ने अपना सिर घुमाकर अपने ही तत्व के छात्रों पर एक नजर डाली। सच कहूं तो अगर संसाधनों का ये पूरा मामला पूरे तत्व विभाग से संबंधित होता तो वो 16 और लोगों को निपटाने के बाद सीधे चला जाता। वो कुछ कर ही नहीं सकता था। गरीब होने के लिए वो किसे दोष दे सकता था? वो कुछ खरीद नहीं सकता था। इसलिए पर्ल इंस्टीट्यूट में शिक्षकों और स्कूल से संसाधन जुटाने आया था। चूंकि स्पिरिट वुल्फ की ताकत तेजी से बढ़ रही थी, तो फिर उसे तब तक लड़ने देना ही बेहतर था जब तक वो संतुष्ट न हो जाए।
स्पिरिट वुल्फ को एक आपदा से बच निकलने और फिर धनवान बनने के रूप में माना जा सकता है। एक क्रूर और बर्बर लड़ाई से गुजरने के बाद स्पिरिट वुल्फ विकास के चरण में पहुंच गया था। विकास का चरण उस समय को दर्शाता है जब प्राणी मिनियन वर्ग से योद्धा वर्ग में विकसित होता है। इस चरण में प्राणी मिनियन वर्ग के प्राणी से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, लेकिन योद्धा वर्ग के प्राणी से अभी भी बहुत दूर होता है। बीस्ट रिफाइनमेंट ब्लड विकास के चरण में मौजूद जीवों के लिए अत्यंत शक्तिशाली था। संयोगवश वे अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करके बीस्ट रिफाइनमेंट ब्लड प्राप्त कर सकते थे। जाहिर है, स्पिरिट वुल्फ के लिए योद्धा वर्ग में प्रवेश करने के लिए बीस्ट रिफाइनमेंट ब्लड पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए अभी भी बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। दरअसल डीन शियाओ की कही बात बेहद प्रभावशाली थी और इसने कई लोगों के दिलों को छू लिया था। हालांकि मो फैन के नजरिए से डीन की बातों में एक बेहद महत्वपूर्ण बात छिपी थी। बीस्ट बैटल प्रतियोगिता के प्रदर्शन ने वास्तव में पल इंस्टीट्यूट की जीवनशैली को प्रदर्शित किया था। संसाधनों की लूट हो सकती है। आप चाहें तो हमेशा पीछे खड़े होकर अपनी कमजोर निगाहों से मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले अन्य लोगों को देख सकते हैं, या आप अपने दांत भींचकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं ताकि एक दिन आप पूरी दुनिया को चकित कर सकें और लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें। जितना अधिक आप पीछे हटेंगे, उतना ही आप कोने में भुला दिए जाएंगे। जितना अधिक आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, उतना ही अधिक आप सफलता की बुलंदियों पर पहुंचेंगे। डीन शियाओ, मेरा एक सवाल है। जब मो फैन ने निकास द्वार पर खड़े प्रतियोगियों की भीड़ को देखा, तो उसने इस थोड़े से समय का फायदा उठाते हुए जोर से एक सवाल पूछा। बोलो। डीन जियो ने तुरंत जवाब दिया। अगर हमारे सम्मनिंग स्कूल में 100 लोग नहीं हुए, तो संसाधन किसी दूसरे एलिमेंटल स्कूल को दे दिए जाएंगे। क्या ये हमारे लिए कुछ ज्यादा ही अन्यायपूर्ण नहीं है? अगर हम हार गए, तो हमारे संसाधन दूसरों को दे दिए जाएंगे। अगर हम जीत गए, तो हमें बस वही संसाधन मिलेंगे जो पहले से ही हमें मिलने वाले थे। मो फैन ने जोर से पूछा। ये सुनकर डीन जियो मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उनकी नजरें अन्य तत्वों के डीन पर घूम गईं। मो फैन, ये बहुत अच्छा सवाल है। हमने इस पर पहले ही विचार कर लिया है। 100 लोगों की संख्या पूरी होने पर एक और इनाम मिलेगा। अगर कोई सम्मनिंग विद्यार्थी 200 लोगों के हमले को झेल लेता है, तो बाकी सभी एलिमेंटल स्कूलों में बांटे जाने वाले सारे संसाधन सम्मनिंग स्कूल को दे दिए जाएंगे। डीन शियाओ ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। ये कहे जाने के बाद विशाल स्टेडियम में हलचल मच गई। इन सभी लोगों को बस इतना पता था कि अगर सम्मनिंग स्कूल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, तो उन्हें भारी दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अगर वे अन्य तत्वों के 200 छात्रों को हरा देते हैं, तो सम्मनिंग स्कूल को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों के संसाधन उनके हो जाएंगे। हे भगवान, अगर उन 10 एलिमेंट स्कूलों को एक साथ मिला दिया जाए तो संसाधनों की कितनी विशाल आवश्यकता होगी। सम्मनिंग स्कूल में बहुत कम लोग थे, केवल 7 ही। अन्य तत्वों के छात्रों की कुल संख्या कम से कम 4000 थी। 4000 लोगों के संसाधन सम्मनिंग स्कूल के 7 लोगों के हाथों में होंगे। क्या सम्मनिंग स्कूल असल में स्वर्ग में नहीं होगा? हमने इस नियम की घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि इतने वर्षों में एक भी नया छात्र ऐसा नहीं आया जिसने ऐसा कुछ किया हो। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। डीन शियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डीन, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था। पृथ्वी तत्व के डीन झोउ जेंगहुआ ने कड़वे भाव से कहा। अन्य सभी तत्वों के डीन ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले नियम के बाद युवा तत्व डीन को वास्तव में यह नहीं पता था कि यह इस तरह का चौंकाने वाला नियम है। ठीक है, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। क्या आप कुछ और पूछना चाहेंगे? डीन शियाओ ने आगे कहा। मेरा कोई सवाल नहीं है, मो फैन ने जवाब दिया। पहले तो वो शांत दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन मैं सभी तत्वों के विद्यार्थियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं। एक बयान करना। 5000 या उससे अधिक नए छात्रों को यह नहीं पता था कि सम्मनिंग का ये छात्र क्या करना चाहता था। मैं आम जादूगरों की तुलना में अधिक संसाधनों का उपयोग करता हूं, इसलिए मुझे खेद है। मो फैन ने धीरे से मुट्ठी जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तुम्हारे संसाधन मेरे होंगे। जब मो फैन ने एक बार फिर अपना सिर उठाया, तो उसने अपना मासूम मुखौटा उतार दिया और एक बेहद अहंकारी चेहरा बना लिया। ऐसा लग रहा था मानो पूरा वातावरण जम गया हो। इस समय पूरे स्कूल के 10,000 शिक्षकों और छात्रों के चेहरे भी स्तब्ध रह गए थे। ये किस तरह की बातचीत थी? ये बदमाश, क्या ये बिल्कुल पागल है? डीन शियाओ ने पहले भी इसका जिक्र किया था। इतने सालों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाया था। तुम जैसे छोटे से सम्मन छात्र की इतनी हिम्मत कैसे हुई इतनी घमंडी होने की? तुम्हें क्या हक है कि तुम 4-5 हजार नए छात्रों को नजरअंदाज करो? एजियो कैंपस में अभी भी कई पुराने छात्र मौजूद थे।
उनमें से कुछ जादूगर थे जो 3-4 साल से कैंपस में थे, और वे अब उस नए छात्र को घूर रहे थे जिसने पूरी स्कूल को उत्तेजित कर दिया था। इससे वे काफी देर तक होश खो बैठे। आप कुछ करना चाहते हैं? कौन नहीं कर सकता? आपको पहले अपने समरना स्कूल की स्थिति देख लेनी चाहिए। अभी तो आपके स्कूल में 50 लोग भी नहीं हैं, और अब आप कह रहे हैं कि आप 200 तक पहुंच जाएंगे। क्या आप अकेले ही 150 लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं? विकसित अवस्था में स्पिरिट वुल्फ वास्तव में बहुत प्रभावशाली है। इसकी युद्ध क्षमता औसत जादुई जानवरों से कहीं अधिक है। हालांकि केवल इसी के दम पर आप अन्य तत्वों के 150 प्रतिद्वंद्वियों को हरा नहीं सकते। धिक्कार है, क्या तुम्हें इतना घमंडी होना जरूरी था? मैं तो ऐसे शब्द कहने की हिम्मत भी नहीं करता, लुओ सोंग ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था। असल में लुओ सोंग ही उस दिन का मुख्य किरदार बनने वाला था। प्रतियोगिता के बाद कई लोग उसका सम्मान करते। अंततः मो फैन के उस वाक्य ने, जिसने स्कूल के सभी तत्वों को सीधे तौर पर उकसाया था, आज लुओ सोंग के कार्यों को नगण्य बना दिया। अगर दूसरी बार अखाड़े में प्रवेश करना संभव होता तो लुओ सोंग ही वो पहला व्यक्ति होता जो मो फैन से जानलेवा युद्ध करता। धिक्कार है, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो खुद को अथाह समझते हैं। अगर तुम्हारे पास विकसित अवस्था वाला स्पिरिट वुल्फ है तो क्या हुआ भाइयों, चलो इसे नष्ट कर देते हैं। एक उग्र स्वभाव वाला नया छात्र खड़ा हुआ और लोहे के पिंजरे की ओर तेजी से भागा। उसे अपनी हद का बिल्कुल भी पता नहीं है। कुछ तीक्ष्ण निगाहों में उपहास झलक रहा था। पर्ल इंस्टीट्यूट वाकई में एक ऐसी जगह थी जहां छिपे हुए ड्रैगन और घात लगाए बैठे शेर रहते थे। कुछ ही मिनट पहले एक मध्यवर्ती स्तर का जादूगर लुओ सोम प्रकट हुआ था। लुओ सोम से भी ज्यादा लोग मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच चुके होंगे। अतीत में पर्ल इंस्टीट्यूट के नए छात्रों में कभी कभार कुछ मध्यम स्तर के जादूगर उभर आते थे। वे स्वाभाविक रूप से बीस्ट बैटल प्रतियोगिता जैसी चीजों में भाग नहीं लेते थे। लेकिन जब एक सम्मानित छात्र ने ऐसी बातें कही तो क्या उसे सच में लगा कि वे छिपे हुए विशेषज्ञ उसे चुपचाप जोकरों से लड़ने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने देंगे? मो फैन अखाड़े के बीच में खड़ा था और दर्शकों की सभी सीटों से आ रही गालियों को सुन रहा था। इस युद्ध क्षेत्र में 10,000 से अधिक लोग मौजूद थे। जिधर भी देखता कम से कम 1,000 लोग नजर आते। चारों ओर से उनकी आवाजें गरजती हुई गड़गड़ाहट की तरह उस पर पड़ रही थी। यह एक अभूतपूर्व अनुभव था। हालांकि चूंकि यह फैसला मो फैन ने खुद लिया था, इसलिए वह निश्चित रूप से अंत तक उन सभी से लड़ेगा। सुश्री तांगयुए गलत नहीं थी। मो फान जैसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास जन्मजात दोहरी शक्ति थी, अगर उसके पास संसाधनों का विशाल भंडार न होता तो यह आधे अधूरे मन से काम करने और कुछ भी हासिल न करने जैसा होता। अगर लिटिल लोच पेंडेंट ने अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग को अवशोषित नहीं किया होता तो मो फैन निश्चित रूप से अपने चारों तत्वों की देखभाल करने में सक्षम नहीं होता। इतना अनमोल खजाना हासिल करने के बाद भी मो फैन को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह बेहद गरीब है। स्पिरिट वुल्फ को उदाहरण के तौर पर ले तो वह जानवर पहले ही विकास के चरण में पहुंच चुका था। क्या वो वाकई किसी ऐसे सम्मानित जानवर को, जो योद्धा वर्ग तक पहुंचने में सक्षम था, उसी स्तर पर अटके रहने दे सकता था? नहीं, फिर उसे ऐसे संसाधन जुटाने होंगे जिनसे स्पिरिट वुल्फ सफलतापूर्वक योद्धा वर्ग में प्रवेश कर सके। थोड़ी मात्रा में बीस्ट रिफाइनमेंट ब्लड निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। इस तरह की हरकतें करना उसकी आवेगशीलता को दर्शाता था। लेकिन उनके सामने एक अविश्वसनीय अवसर था। एक ऐसा अवसर जिससे वे 4,000 से अधिक नए छात्रों के संसाधनों का लाभ उठा सकते थे। क्या उनके लिए इस अवसर को न पाना और इसे यूं ही हाथ से जाने देना संभव था? अगर वो हार जाता तो ज्यादा से ज्यादा उसे कुछ गालियां ही मिलती। गालियां सुनने से कोई मर तो नहीं जाता, तो भला किसे फर्क पड़ता है? अगर वो जीत जाता तो उसका कटोरा पूरी तरह से भर जाता। शायद उन प्रमुख परिवारों और अन्य शक्तियों के शिष्यों के पास भी किसी भी प्रकार के संसाधन ना हो। स्पिरिट वुल्फ, क्या तुम्हें लड़ना पसंद नहीं है? आज हम दोनों तब तक लड़ेंगे जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते। आओ, अपना सब कुछ दे दो। मो फैन की निगाहें लोगों की विशाल भीड़ पर घूम गईं। 10,000 लोगों की निगाहों से घिरे होने का एहसास बस ठीक ठाक ही था। मैं जाकर उसे तब तक मारूंगा जब तक उसकी अपनी मां उसे पहचान न पाए। उसके स्पिरिट वुल्फ का सूप बना दो। धिक्कार है, लॉन्ग आउटियन, मेरे सामने इतना अहंकारी, जंगली और बेशर्म होने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? अनुवादक का नोट: चीनी भाषा में लॉन्ग आउटियन नाम का मूल अर्थ है स्वर्गीय अभिमानी ड्रैगन। मैं हर तरह के शेखीबाजों का इलाज हूं। अखाड़े के प्रवेश द्वार पर छात्रों की भारी भीड़ जमा होने लगी। मो फैन के शब्दों ने लगभग 5,000 नए छात्रों को तुरंत ही उग्र कर दिया था।
शायद पहले भी कई लोग मो फैन के विकसित होते स्पिरिट वुल्फ रूप से डरते थे, लेकिन अब हर कोई उस रूप को पाने के लिए बेताब है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब होगा कि उनके एलिमेंट्स में एक भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। कुछ ही देर में 5 लोग मैदान में दाखिल हुए। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे उसके शब्दों को सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने संसाधन चुराने वालों को तो देखा है, लेकिन उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा था जो नए छात्रों के प्रवेश के तुरंत बाद ही उनके संसाधन चुरा ले। लगता है वो जीने से तंग आ गया है। ये तो बस विकसित हो रहा स्पिरिट वुल्फ है, ये कोई योद्धा नहीं है। धत तेरे की। लॉन्ग आउटियन अपनी बात पूरी कर पाता, तभी स्पिरिट वुल्फ भयानक गति से आगे बढ़ा। अपने पंजे के एक ही वार से वो लॉन्ग आउटियन तक पहुंचा और उसे हवा में उछाल दिया। उसके पास एक रक्षात्मक जादुई उपकरण था, लेकिन टक्कर के बल से वो 5 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरा। गिरने के बाद वो फिर कभी उठ नहीं पाया। उनके साथी यह सब देखकर विस्मय में पड़ गए। जब वे दर्शक दीर्घा में बैठकर ये सब देख रहे थे, तब स्पिरिट वुल्फ की गति इतनी अविश्वसनीय नहीं लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने उसका सामना किया तो उसकी गति वास्तव में दोगुनी से भी अधिक थी। ये लोग वाकई गुस्सैल स्वभाव के हैं, मो फैन ने इन लोगों को देखते हुए कहा, और खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाया कि यह मजेदार है। मैं एक मध्यम स्तर का जादूगर हूं, और इसीलिए मैंने ये शर्त लगाने की हिम्मत की, ली जुनवेई की टीम के मुकाबले तुम लोग मूर्खों के झुंड जैसे हो, फिर भी यहां आकर अपमान करने की हिम्मत कर रहे हो। आत्मा भेड़िया ने बचे हुए लोगों का पीछा करते हुए कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मो फैन ने शुरू से ही आत्मा भेड़िए को नरमी बरतने का निर्देश न दिया होता तो उनके हाथ पैर ही नहीं कटते। कौन जानता है कि उनकी जान भी बच पाती या नहीं। उन लोगों को विदा करने के बाद अगली लहर तुरंत आगे बढ़ी। मो फैन वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसका स्पिरिट वुल्फ उन असंख्य छात्रों से आसानी से निपट सकता था जो अपनी भावनाओं को अपने कार्यों पर हावी होने देते थे। हालांकि मो फैन को यह मानने से इनकार था कि पल इंस्टीट्यूट में सिर्फ कचरा ही है। वो तो बस वही इंतजार कर रहा था किसी सच्चे विशेषज्ञ के आने का।